पुस्तक 2, अध्याय 1। पुस्तक 2। उल्कापिंड आंसू। समय बीतता जा रहा है। उस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति और 100 से ज्यादा घुड़सवार डाकुओं के बीच हुए उस महायुद्ध को 3 साल हो चुके हैं। किन यू भी एक 8 साल के बच्चे से, जो कड़ी ट्रेनिंग के लिए दांत पीसता था, एक असली 16 साल के बाहरी विशेषज्ञ में बदल गया है। कियान लॉन्ग महाद्वीप पर 16 साल की उम्र ही वह मानक उम्र है जिस पर किसी व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। जियाओ लू गंभीर रूप से घायल हो गई थी और किन यू उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए मिस्टी विला ले गया। टाइशान को भी मिस्टी विला ले जाया गया ताकि वह मिस्टी विला के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले सके। दोनों के माता पिता दोनों का निधन हो चुका था, इसलिए वे बिना किसी बोझ के मिस्टी विला में आ गए। बस वे अक्सर गांव का जायजा लेने के लिए लौट आते थे। हवाएं बह रही हैं और गिरे हुए पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। मिस्टी विला के मुख्य द्वार के बाहर 2 पहरेदार अपेक्षाकृत आराम से आपस में बातें कर रहे हैं। जियो तियान, इस बार तीसरा राजकुमार आधे महीने से बाहर है और वापस नहीं लौटा है ना? एक अपेक्षाकृत वृद्ध गार्ड प्रवेश द्वार के दूसरी ओर खड़े 20 वर्षीय गार्ड को देखकर हंसते हुए कहता है। युवा गार्ड ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, जब से थर्ड प्रिंस 3 साल पहले लौटा है, वह अक्सर बाहर जाता रहा है। उसके लिए 10 दिन या 1.5 महीने के लिए बाहर जाना आम बात है, लेकिन थर्ड प्रिंस अभ्यास में पूरी मेहनत कर रहा है। हर बार जब वह बाहरी दुनिया से लौटता है तो कुछ दिन मिस्टी विला में रुकता है, लेकिन वह उन दिनों में से हर एक दिन देर रात तक जी जान से अभ्यास करता है। इतना कहकर युवा गार्ड भावुक होकर आह भरता है। बुजुर्ग गार्ड सिर हिलाते हुए कहता है, जियाओ तियान, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम यहाँ कुछ ही सालों से हो, इसलिए तुम्हें अभी तक नहीं पता कि थर्ड प्रिंस ट्रेनिंग में कितना मेहनती है। उस समय थर्ड प्रिंस सिर्फ 8 साल का था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी भयानक थी कि हम साधारण सिपाही उसे देख भी नहीं सकते थे। 8 साल का, तुम सोच भी नहीं सकते। 8 साल की उम्र में दूसरे परिवारों के बच्चे तो खेल रहे होते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करता रहता था। उस तरह की ट्रेनिंग फियर्स टाइगर कॉप्स की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कष्टदायक रही होगी। युवा गार्ड सिर हिलाता है। मिस्टी विला के सभी धूर्त सैनिक और सेवक शुरू से ही किन यू को पसंद करते थे और उस पर तरस खाते थे। उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग देखकर ये धूर्त सैनिक और सेवक मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन पिछले 3 सालों से ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस किंदे ने मिस्टी विला में सिर्फ एक बार ही दर्शन दिए हैं। जियाओ तियान, देखो, तीसरा राजकुमार लौट आया है। बुजुर्ग गार्ड की आंखें अचानक चमक उठती हैं और वह ऊपर आसमान की ओर इशारा करके कहता है। युवा गार्ड भी तुरंत ऊपर देखता है। ऊंचे आसमान में एक विशाल काला चील अपने पंख फैलाए उड़ रहा है। ये काला चील एक सामान्य चील से भी एक आकार बड़ा है। इसके सिर पर सुनहरे पंख किसी मुकुट जैसे लगते हैं। चील अपनी बिजली जैसी तेज आंखों से नीचे की ओर कई जगहों पर नजर दौड़ाती है और एक बेहद चौंकाने वाला घमंड बिखेरती है। इसके तीखे पंजे बर्फ जैसी ठंडी किरणों से चमकते हैं। इनकी तीक्ष्णता पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता। इतना विशाल बाज जब जमीन पर सीधा खड़ा होगा तो शायद वह मनुष्य से भी ऊंचा होगा। एक काले कपड़े पहने युवक इस काले बाज पर पैर रखकर बैठा है, लेकिन बाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है कि फिलहाल जमीन पर कोई भी यह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है कि यह युवक कैसा दिख रहा है। अचानक विशाल काला चील नीचे कूद पड़ता है। चील की पीठ पर बैठा युवक भी खड़ा हो जाता है। इस समय नीचे खड़े पहरेदार उस युवक को पूरी तरह से देख सकते हैं। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा है और उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट हैं। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती है। हालांकि उसने केवल एक विशेष सामग्री से बनी काली अंडरशर्ट और एक जोड़ी काली पैंट पहनी हुई है। वह काली अंडरशर्ट उस युवक की मांसपेशियों को पूरी तरह से उभार देती है। जियाओ हेई, तुम खुद खाना ढूंढने जा सकते हो, युवक ने काले बाज की पीठ पर दोस्ताना अंदाज में थपथपाते हुए कहा। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से वह अचानक बाज की पीठ से सीधे कूद जाता है और बेहद तेज गति से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर बिजली की तरह तेज होता है और वह पल भर में जमीन पर गिर जाता है। वह इतनी तेज गति से नीचे कूदा, फिर भी हवा की कोई आवाज नहीं हुई। तीसरे राजकुमार। दोनों पहरेदार घुटने टेककर एक साथ आदरपूर्वक कहते हैं, अंकल लैन, तियान, आज आप ड्यूटी पर हैं? ठीक है, मैं पहले आता हूँ, बाद में बात करते हैं, किन यू हंसते हुए दोनों पहरेदारों से कहता है। वह इन पहरेदारों, जिन्हें वह अच्छी तरह जानता है, पर घुटने टेकने से मना नहीं करता क्योंकि वह भी समझता है कि यह राजसी महल का नियम है। किन यू सीधे पश्चिमी बगीचे की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे जो नौकर मिलते हैं वे सभी सुखद आश्चर्य से भर जाते हैं। हाँ, बाहर कड़ी ट्रेनिंग करना अभी भी विला में रहने जितना आरामदायक नहीं है। किन यू अपने शरीर पर से काली अंडरशर्ट उतारता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। अंडरशर्ट के जमीन पर पटकने की आवाज असामान्य रूप से तेज होती है, मानो लोहे का कोई टुकड़ा पटक दिया गया हो। यह अंडरशर्ट काले सोने के धागों से बनी है और अजीब तरह से भारी है। काला सोना बेहद कीमती होता है, सोने से 100 गुना ज्यादा। फोर्जिंग विशेषज्ञों को काले सोने को धागों में पिरोकर उनसे एक अंडरशर्ट बनाने के लिए कहा गया था, इसलिए ये 100 जिन का काले सोने का अंडरशर्ट एक अनमोल वस्तु है। पिछली बार जब किंदे मिस्टी विला गए थे तो उन्होंने इसे किन यू को दिया था। भले ही यह काले सोने का अंडरशर्ट शरीर की रक्षा न कर सके, फिर भी यह भार उठाने के प्रशिक्षण के लिए एक असाधारण रूप से उपयोगी उपकरण है। किन यू स्वाभाविक रूप से इसे पाकर बहुत खुश हुआ। अपने हाथों और पैरों से सुरक्षा कवच हटा लेने के बाद किन यू अपने पूरे शरीर को आराम देता है। काले लोहे के एक जोड़ी आर्म गार्ड और काले लोहे के एक जोड़ी लेग गार्ड और उसके ऊपर एक काले सोने का अंडरशर्ट, कुल मिलाकर 300 जिन।
किन्यू ने इन्हें कभी नहीं उतारा, यहाँ तक कि जब वह कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता था या सोने जाता था। लेकिन इस समय वह नहाने के लिए गर्म पानी के झरने में जा रहा है। शरीर पर 300 जिन के वजन के बिना किन्यू बहुत आराम महसूस कर रहा है। हाँ, गर्म पानी का झरना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। किन्यू जोर से हंसता है और कहता है। सिर्फ एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने और अपने मजबूत शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ भी न पहने वह गर्म पानी के झरने में कूद जाता है। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत अच्छा। किन्यू ने आराम से गहरी सांस ली। हालांकि मिस्टी विला का गर्म पानी का झरना शरीर को अद्भुत रूप से बदल सकता है। किन्यू बचपन से ही इसमें कई बार भीग चुका है, इसलिए अब यह उसके शरीर को बेहतर नहीं बना सकता। हालांकि थकान दूर करने वाला इसका असर अभी भी पहले जैसा ही है। जब वह आधे घंटे तक गर्म पानी के झरने में नहाता रहा तो लियान यान पश्चिमी बगीचे में आया। जियाओ यू, मुझे पता था कि तुम लौटते ही यहाँ आओगे। तुम्हारा पूरा शरीर लगभग शिथिल हो गया है ना? अब बाहर निकलने का समय हो गया है। हालांकि लियान यान आधे घंटे से इंतजार कर रहा था, यह अनुमान लगाने के बाद ही कि किन्यू का पूरा शरीर लगभग शिथिल हो गया है, वह यहाँ आया। 1 मिनट रुकिए दादाजी लियान। किन्यू ने गर्म पानी के झरने के किनारे काले सुनहरे रंग की बनियान, लेग गार्ड और आर्म गार्ड धोए और सीधे गर्म पानी के झरने के पास वाले कमरे में भाग गया। यह एक लॉकर रूम था। थोड़ी देर में किन्यू पूरी तरह से साफ कपड़े पहनकर बाहर आ गया। लियान यान ने किन्यू को देखा, उसकी आंखें दया से भर गईं। ये देखकर कि किन्यू एक बच्चे से वयस्क बन गई है, लियान यान का दिल संतुष्टि से भर गया। जियाओ यू, 3 महीने बाद तुम्हारा 16वां जन्मदिन है। उस समय तुम्हारे पिता राजसी भवन में बहुत से मेहमानों को आमंत्रित करेंगे और तुम्हारे लिए वयस्कता समारोह आयोजित करेंगे। तुम्हें ये याद रखना होगा, बाहर इतनी दूर मत घूमना कि वयस्कता समारोह के लिए समय पर वापस न आ सको। लियान यान मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। वयस्कता समारोह, उस समय राजसी भवन में जरूर बहुत सारे लोग होंगे। किन्यू भावुक होकर कहता है। उसे 4 साल पहले अपने दूसरे भाई के वयस्कता समारोह की याद आती है। उस समय भी इतने लोग थे कि वह दंग रह गया था। इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्व विजेता राजकुमार के बेटे के वयस्क होने का समारोह है। सम्राट भी इसमें शामिल होने के लिए लोगों को भेजेंगे। पूरे चू राज्य के ज्यादातर अमीर और ताकतवर लोग भी आएंगे। लियान यान हंसते हुए लेकिन साथ ही थोड़ी घमंडी भी आवाज में कहता है, आखिरकार चू राज्य में पूर्व विजेता राजकुमार का बहुत ऊंचा दर्जा है। ये कहा जा सकता है कि चू सम्राट के बाद वह दूसरे नंबर पर है। ठीक है जियाओ यू, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जियाओ शान और जियाओ लू दोनों गांव में घूमने आए हैं। इस बार तुम सचमुच बदकिस्मत हो। अच्छा, मुझे भी अभी अभी यह अजीब लगा। इससे पहले जब भी मैं लौटा, जियाओ लू तुरंत मुझे ढूंढने आ जाती थी, लेकिन आज वह अभी तक नहीं आई। तो यही वजह है। किन्यू हंसते हुए सिर हिलाता है। फिर लियान यान वहां से चला जाता है। किन्यू तुरंत अपने जाने पहचाने प्रशिक्षण मैदान में चला जाता है। प्रशिक्षण मैदान के एक तरफ कई नीली चट्टानें हैं। उनमें से सबसे छोटी चट्टान का वजन सिर्फ 100 जिन है, लेकिन सबसे भारी चट्टान का वजन 1000 जिन से भी ज्यादा है। हाँ, किन्यू की आंखें अचानक चमक उठीं। एक धीमी चीख और अपने पंजों से एक लात मारते हुए वह अप्रत्याशित रूप से एक 300 जिन नीली चट्टान को 7 या 8 मीटर ऊपर हवा में उड़ा देता है। किन्यू अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और सिर्फ इसी हाथ से वह उस 300 जिन नीली चट्टान को पकड़कर पूरी तरह से रोक देता है। लगभग 10 सेकंड तक चट्टान को हवा में पकड़े रखने के बाद वह अपने दाहिने हाथ से एक हिलती हुई हरकत करता है और उसे आसानी से एक तरफ फेंक देता है। वजन उठाते समय एक हाथ से 300 जिन का भार उठाना मेरी वर्तमान सीमा है। किन्यू चुपके से निर्णय लेता है, क्योंकि उसकी भुजा 300 जिन उठा सकती है, इसलिए जब वह मुक्का मारेगा तो मुक्के की आक्रामक शक्ति वाकई भयानक होगी। यह 1000 जिन से भी भारी हो सकती है। आखिर एक भुजा कितना वजन उठा सकती है और मुक्के की आक्रामक शक्ति, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आज अगर किन्यू का सामना वू तुवान से फिर होता तो वह यूचांग तलवार का सहारा लिए बिना ही वू तुवान को मार सकता था। अपने शरीर पर वजन लिए किन्यू रेत की बोरियों के समूह के बीच में जाता है। उसके चारों ओर रेत की बोरियां लटकी हुई हैं। अगर एक रेत की बोरी हिलती है तो बाकी रेत की बोरियां भी हिलेंगी, इसलिए उनके साथ प्रशिक्षण के लिए संवेदनशीलता की जरूरत बहुत ज्यादा है। टकराना। किन्यू अचानक एक मुक्का मारता है। जिस रेत के बोरे पर उसने प्रहार किया था वह तुरंत हिल जाता है। बाकी रेत के बोरे भी हिल जाते हैं। किन्यू के आसपास के रेत के बोरे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हालांकि किन्यू मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मुठियां उसके पास आने वाले किसी भी रेत के बोरे पर आसानी से मुक्का मार देती हैं। सच कहा जाए तो इस समय किन्यू की गति बिल्कुल भी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी वह सभी सैंडबैगों के हमले को रोक रहा है। वह अपने अद्भुत शारीरिक कौशल के कारण ऐसा कर पाता है। जब भी कोई रेत का बोरा उसकी ओर आता है तो हवा में बदलाव आ जाता है। हवा के बदलाव के अनुसार किन्यू रेत के बोरे के हर वार को आसानी से रोक सकता है। दरअसल इस समय किन्यू चाहकर भी तेज नहीं चल पाता, क्योंकि उसके ऊपर 300 जिन का वजन है। अगर वह इन परिस्थितियों में भी बिजली की तरह तेजी से चल पाता तो वह बहुत भयानक होता। टकराना, 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 टकराना। कई धमाकेदार आवाजों के बाद किन्यू ने एक ही मुक्के से रेत के हर बोरे को फोड़ दिया। इस क्षण किन्यू ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मैंने खुद जो शारीरिक कौशल विकसित किया था, 7 नॉर्थ स्टार्स मूनलाइट डांस,
उसे पूरा करने के बाद वाकई कोई बुरा नहीं है। इस समय किन यू को उस रात का युद्ध याद आता है, कैसे उसने चांदनी रात में युचांग तलवार से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया था। चूंकि यह शारीरिक कौशल क्यू ई मीनडन जिया के साथ उत्तरी तारा सिद्धांत पर आधारित है और इसे चांदनी रात में पूरा किया गया था, इसलिए इसे 7 उत्तरी तारा चांदनी नृत्य नाम दिया गया है। इस शारीरिक कौशल के पूरा होने के बाद किन यू न केवल क्यू ई मीनडन जिया के प्रभावों से दुश्मन को भ्रमित कर सकता है, बल्कि उसे हवा के किसी भी प्रतिरोध का अनुभव नहीं होता है और चलते समय हवा की कोई आवाज भी नहीं आती है। B2C1 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 2C2 रेशियो 1 साल बाद किन यू 2 1 महीने बाद शहर की एक सड़क पर रात काफी हो चुकी है, इसलिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ठंडी हवाएं जो चाकू जैसी तेज हैं, सड़क के बीचों बीच खड़े आलीशान कपड़े पहने हाउ टैन की आंखें बेकाबू होकर सिकुड़ जाती हैं। उसका पूरा ध्यान सामने खड़े एक चांदी के नकाबपोश आदमी पर केंद्रित है। चांदी के मुखौटे वाला यह आदमी लगभग 1.75 मीटर लंबा है और सड़क पर हाथ जोड़े खड़ा है। चांदी के मुखौटे से केवल उसका मुंह, नाक और आंखें ही दिखाई दे रही हैं। हाउ टैन, जल्दी से तैयारी करो, मैं जल्द ही काम शुरू करूंगा, चांदी के नकाबपोश आदमी ने बर्फीली आवाज में कहा। ओह, हेवनली नेट के सिल्वर कार्ड हत्यारे कब से इतने नेक हो गए, हाउ टैन ठंडी हंसी के साथ कहता है। सिल्वर कार्ड हत्यारे सिर्फ वही हत्यारे जिन्होंने पीक हाउटियन विशेषज्ञों को मारा हो, उन्हें सिल्वर मास्क पाने की योग्यता हो सकती है। बुरी बात है, हत्यारे सभी अंधेरे में छुपकर हमला करते हैं। अगर तुम मुझ पर छुपकर हमला करते तो शायद कामयाब हो जाते, लेकिन तुमने मुझे सड़क पर ही रोक लिया। हाउ टैन आश्वस्त है, उसकी शक्ति हाउतियन स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। सिल्वर कार्ड वाला हत्यारा भी एक उच्च हाउतियन विशेषज्ञ होता है, इसलिए दोनों बराबरी पर हैं। उससे पहले वाला हत्यारा जरूर पागल होगा, तभी तो उसे खुलेआम रोका है। इस तरह हाउ टैन आश्वस्त है, ये तो बहुत बुरा है। किसको मुझसे इतनी दुश्मनी है कि उसने मुझे हेवनली नेट पर मारने का आदेश जारी कर दिया। अगर यह सच है तो ये बहुत बुरा है। हाउ टैन के माथे पर पसीना आ गया। हेवनली नेट निस्संदेह सबसे बड़ा हत्यारा संगठन है। इसका इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना है और इसका प्रभाव पूरे कियानलोंग महाद्वीप में फैला हुआ है। इसकी नींव 3 बड़े राजवंशों से भी ज्यादा गहरी है। तीनों बड़े राजवंशों के पास भी यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि इस हेवनली नेट संगठन का नेता कौन है। हेवनली नेट शक्तिशाली है और इस बारे में किसी को कभी कोई संदेह नहीं रहा। स्वर्गीय जाल को आंतरिक जाल और बाहरी जाल में विभाजित किया गया है। आंतरिक जाल उन हथियारों से बना है जिन्हें स्वर्गीय जाल स्वयं प्रशिक्षित करता है और जो स्वर्गीय जाल के प्रति पुनर्तः वफादार हैं। बाहरी जाल में कुछ भाड़े के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये विशेषज्ञ स्वर्गीय जाल के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर उसमें शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वे बाहरी जाल के सदस्य बन गए हैं। आउटर नेट की सदस्यता बहुत जटिल है, यहाँ तक कि एक महान गुरु भी इसका सदस्य हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सदस्य कौन है। वे अन्य आउटर नेट सदस्यों की पहचान नहीं जानते। यहाँ तक कि स्वर्गीय नेट ने भी कभी आउटर नेट सदस्यों की वास्तविक पहचान की जांच नहीं की। हत्यारे गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड और कॉपर कार्ड में विभाजित हैं। कॉपर कार्ड हत्यारे वे होते हैं जो मध्य चरण के हाउतियन विशेषज्ञों को मार सकते हैं। सिल्वर कार्ड हत्यारे वे होते हैं जो शीर्ष हाउतियन विशेषज्ञों को मार सकते हैं, और गोल्ड कार्ड हत्यारे वे होते हैं जो जियांटियन विशेषज्ञों को मार सकते हैं। स्वर्गीय जाल की 2 महान प्रणालियों, आंतरिक जाल और बाहरी जाल, ने इस संगठन को एक अत्यंत भयावह इकाई बना दिया है। कियानलोंग महाद्वीप के सबसे बड़े राज्य चू राज्य में कुल मिलाकर लगभग 100 से ज्यादा जियांटियन विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन स्वर्गीय जाल के बाहरी जाल में पहले से ही 20 से ज्यादा स्वर्णपत्र हत्यारे हैं। जहाँ तक आंतरिक जाल की बात है, कोई नहीं जानता कि उसमें कितने स्वर्णपत्र हत्यारे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आंतरिक जाल के विशेषज्ञ बेहद भयानक हैं। ये हेवनली नेट है, एक हत्यारा संगठन जिसका 1000 वर्षों से अधिक का निर्बाध इतिहास है और जिसका कियानलोंग महाद्वीप पर किसी भी 3 बड़े राजवंशों से अधिक प्रभाव है। क्योंकि उसका अपना नाम स्वर्गीय नेट के मिशन बोर्ड पर दिखाई दिया है, हाउ टैन चिंतित है। क्या तुम तैयार हो? चांदी के मुखौटे वाला आदमी उदासीनता से कहता है। हाउ टैन तुरंत अपना पूरा ध्यान अपने सामने खड़े चांदी के पत्ते वाले हत्यारे पर केंद्रित कर देता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत तेज गति से प्रवाहित होने लगती है। एक पल में ही वह सबसे शक्तिशाली प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। चांदी के मुखौटे वाले आदमी के मुंह के कोने अचानक थोड़े ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। वह मुस्कुरा रहा है। बाद के चित्र। चांदी के मुखौटे वाले आदमी के पूरे शरीर की 2 प्रतिबिंबें अचानक प्रकट होती हैं। एक प्रतिबिंब दूसरी के आगे है, एक दाहिनी ओर है और दूसरी बाईं ओर। क्षण भर में हवा का एक तेज झोंका हाउ टैन के चेहरे पर पहुंचता है, जिससे उसके बाल खड़े हो जाते हैं। हाउ टैन अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। कितनी भयावह गति है। हाउ टैन चौंक जाता है। अपनी आंखों में ऊर्जा केंद्रित करके ही वह उस आदमी की आकृति को मुश्किल से देख पाता है। कुछ और न देख पाने के कारण हाउ टैन अपने सामने वाली आकृति पर पागलों की तरह हमला करने लगता है। उसके पैरों की विभिन्न आकृतियां हवा में फैल जाती हैं और चांदी के नकाबपोश आदमी के पूरे शरीर पर हमला कर देती हैं। हाउ टैन को अचानक अपने दाहिने पैर में तेज दर्द महसूस होता है। वह आंखें फाड़े एक करुण चीख निकालता है। उसी समय उसे हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है और उसका पूरा शरीर उड़ जाता है। फिर वह सड़क के एक तरफ एक दीवार से जोर से टकराता है। चांदी के नकाबपोश आदमी की ठंडी आवाज ऊंची हो जाती है।
आपकी गति अभी भी ठीक है, लेकिन आपकी विस्फोटकता बहुत खराब है। क्षण भर में ही चांदी के नकाबपोश आदमी ने हाओ टेन का दाहिना टखना तोड़ दिया। हुंफ। हाओ टेन एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। वह सामने खड़े चांदी के नकाबपोश आदमी को घृणा से देखता है। तुम्हारी उंगलियां वाकई बहुत मजबूत हैं। तुम्हारी गति भी बहुत तेज है। अफसोस की बात है कि ये मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। हाओ टेन महसूस कर सकता था कि दुश्मन की उंगलियां कितनी मजबूत हैं। उन्होंने एक ही झटके में उसकी आंतरिक ऊर्जा की रक्षा भी तोड़ दी। सच में, चांदी के नकाबपोश आदमी के चेहरे के कोने फिर से ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। साथ ही उसका शरीर धुंधला हो जाता है और एक और छवि बन जाती है। हाओ टेन ने तुरंत अपनी आंखें दो गेंदों की तरह चौड़ी कर लीं। उसके पूरे शरीर की आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो गई। वह चांदी के नकाबपोश आदमी को ध्यान से घूरता है। चाहे मेरी उम्र कितनी भी कम क्यों न हो जाए, मुझे यह एक बार जरूर करना है। हाओ टेन की आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई देती है। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। चांदी के मुखौटे वाला आदमी भी हाओ टेन के परिवर्तनों को नोटिस करता है, लेकिन वह हमला करना जारी रखता है। आत्मा को नष्ट करने वाला पंजा। हाओ टेन अचानक जोर से चिल्लाता है। उसका पूरा चेहरा जंगली हो जाता है। उसके दोनों पंजे उसके सामने खड़े चांदी के नकाबपोश आदमी पर बेहद तेज गति से हमला करते हैं। पंजों की गति भयानक स्तर तक पहुंच गई है। दोनों पंजों के बीच ऊर्जा की कई काली धाराएं भी हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। दोनों के पास पंजा तकनीकें बेहतरीन हैं, लेकिन लगता है हाओ टेन का आत्मा विनाशक पंजा ज्यादा अजीब है। गति के मामले में वह चांदी के मुखौटे वाले आदमी से कमतर है। वह अपने दुश्मन को छू भी नहीं सकता, लेकिन पकड़ा। ऊर्जा की एक काली धारा ने अप्रत्याशित रूप से चांदी के मुखौटे वाले आदमी के हाथ हाओ टेन के सामने बांध दिए हैं, जो बेहद उत्साहित हो गया है। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम तेज हो, लेकिन अगर तुम तेज होते भी तो क्या तुम मेरे आत्मा विनाशक रेशम जितने तेज होते? तुम्हारे दोनों हाथ बांध दिए गए हैं, अब मरने की तैयारी करो। हाँ, है ना? तुम प्रतिरोध करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? हाओ टेन चांदी के मुखौटे वाले आदमी को संदेह से देखता है। आप बहुत जल्दी उत्साहित हो गए। काली रोशनी की एक किरण चमकती है। कैसे हो सकता है? हाओ टेन की आंखें बाहर निकल आती हैं और फिर वह जोर से धड़ाम से शक्तिहीन होकर नीचे गिर जाता है। पंजे वाली वह तकनीक वाकई कमाल की थी। इससे रेशम जैसी ऊर्जा भी पैदा हुई। चांदी के मुखौटे वाला आदमी अपना चांदी का मुखौटा उतार देता है। वह एक अनजान आदमी है। इस आदमी का शरीर अचानक बार बार हिलता है और चटकने की आवाजें निकालता है। शरीर अचानक लंबा हो जाता है और उसका चेहरा भी बदलने लगता है। थोड़ी देर बाद चांदी के नकाबपोश आदमी, जो लगभग 1.75 मीटर लंबा है, 1.8 मीटर लंबे किन्यू में बदल गया। अगर कोई ये दृश्य देखेगा तो उसे जरूर बहुत आश्चर्य होगा। अभी अभी किन्यू ने रूप और अस्थि परिवर्तन कला का प्रयोग किया था, जिसे छद्म कलाओं का शिखर माना जा सकता है। पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को नियंत्रित करके रूप और अस्थि परिवर्तन कला उपयोगकर्ता को अपना चेहरा और कद बदलने की अनुमति देती है। आमतौर पर केवल जियांटियन विशेषज्ञ ही जियांटियन ऊर्जा के कारण अपने स्वरूप को बदलने में कामयाब हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अन्य लोगों की नज़र में स्वरूप और हड्डी बदलने की कला का उपयोग केवल जियांटियन विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि किन्यू बचपन से ही अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह 8 सालों से प्रशिक्षण ले रहा है और इसके अलावा वह अक्सर अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपने शरीर के मांस और हड्डियों में अवशोषित करता रहा है। इसलिए उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों का लचीलापन और मजबूती अद्भुत स्तर पर पहुंच गई है। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के बल पर किन्यू अभी भी अपना रूप बदल सकता है। दुष्ट लोग अपनी ही हिंसक मौत का कारण बनेंगे। जब किन्यू ने हाओ टेन का सिर लिया तो उसका शरीर हवा में उछल गया। एक तरफ ऊपर कुछ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि जियो हेई था। उसके शरीर पर एक छोटा सा बक्सा था। किन्यू ने सिर को बक्से में डाल दिया और फिर जियो हेई पर बैठ गया। जियो हेई, चलो चलें। किन्यू ने जियो हेई की गर्दन को गर्मजोशी से थपथपाया। जियो हेई तुरंत खुशी से चिल्लाती है और आकाश में उड़ जाती है। जियो हेई की पीठ पर बैठे हुए किन्यू नीचे की असीम जमीन को देखता है, फिर ऊपर देखता है और देर रात की तेज हवाओं को महसूस करता है। उस दिन हुए भीषण युद्ध के बाद किन्यू ने युद्ध के माध्यम से बाहर अभ्यास करने का निश्चय किया। उसके निशाने पर ज्यादातर दुष्ट लोग थे। कुछ समय बाद किन्यू स्वर्गीय जाल के बाहरी जाल में शामिल हो गया और लियू जिंग नाम का एक हत्यारा बन गया। उसने जिन अभियानों को चुना था उनके निशाने पर वे सभी दुष्ट लोग थे जिन्होंने स्वर्ग और मनुष्यों दोनों का क्रोध भड़काया था। इस तरह सबसे पहले वह कुछ बदमाशों को खत्म कर सकता है और दूसरे वह वास्तविक नजदीकी युद्ध तकनीकों का भी अभ्यास कर सकता है। जियाओ हेई, इस मिशन को पूरा करने के बाद हम सीधे मिस्टीविला लौट जाएंगे। चलो चलें, किन्यू हंसते हुए कहता है। चीखते हुए काला चील तुरंत तेज गति पकड़ लेता है और प्रकाश की किरण की तरह पूर्व की ओर उड़ जाता है। B2C2 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 3 रहस्य 1। यान शहर में स्थित ईस्ट वनक्विशिंग प्रिंस की हवेली आज लालटेनों और झंडियों से सजी हुई है। अभी तो सुबह का समय है, लेकिन हवेली के बाहर पहले से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। चू साम्राज्य के हर कोने से आए धनी और शक्तिशाली लोग, कुलीन और कुलीन लोग, सभी एक दूसरे का हार्दिक अभिवादन करते हैं और फिर अपने उपहार और निमंत्रण पत्र लेकर हवेली में प्रवेश करते हैं। आज पूर्वी विजेता राजकुमार के तीसरे बेटे किन्यू के वयस्क होने का समारोह है। महत्व की दृष्टि से कियान लॉन्ग महाद्वीप पर वयस्कता समारोह और विवाह समारोह में बहुत कम अंतर है।
उनकी तुलना में जन्मदिन का कोई महत्व नहीं है। जब किन यू ने अपना 10वां जन्मदिन मनाया तो राजमहल में कुछ लोगों ने उन्हें केवल थोड़ी बहुत बधाई दी। हालांकि उनके वयस्कता समारोह की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। यहाँ तक कि चू सम्राट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 8 साल पहले जब किन यू के बड़े भाई किन फैंग का वयस्कता समारोह आयोजित किया गया था तो चू सम्राट जियांग गुआंग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी थी। सुबह तीनों भाई किन फैंग, किन जिंग और किन यू अपने पिता को शुभकामनाएं देने के लिए किन दे के कमरे के बाहर एक साथ आते हैं। तीनों भाइयों में बड़ा भाई किन फैंग सबसे लंबा है, लगभग 1.9 मीटर। उसके शरीर में ठंडक है और उसके चेहरे पर शायद ही कभी मुस्कान आती है। वह केवल अपने भाइयों के साथ होने पर ही मुस्कुरा सकता है। किन जिंग और किन यू लगभग एक दूसरे के बराबर लंबे हैं। उनकी ऊंचाई समान है। आपका बेटा अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जैसे ही तीनों भाई किन दे को देखते हैं वे घुटने टेक देते हैं और विनम्रता से अभिवादन करते हैं। अपने तीनों बेटों को देखकर किन दे बहुत खुश होता है क्योंकि वे सभी सुंदर और सुसंस्कृत हैं। उसके सबसे बड़े बेटे किन फैंग ने मार्शल आर्ट का रास्ता चुना है। वह न केवल सेना में एक जनरल है बल्कि पिछले साल एक जियांटियन विशेषज्ञ भी बन गया है। उसका नाम बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया है। पूरे चू राज्य में 100 से ज्यादा जियांटियन विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए 23 साल की उम्र में जियांटियन विशेषज्ञ बनना एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनका दूसरा बेटा किन जिंग शासन, राजनीति आदि जैसे क्षेत्रों में किन दे से भी बेहतर है। आज उनका दूसरा बेटा पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों के लगभग सभी मामलों का प्रभारी है, चाहे वे महत्वपूर्ण हों या साधारण। अपने तीसरे बेटे किन यू की बात करें तो किन दे ने किन यू पर एक नजर डाली। किन यू को देखकर किन दे के मन में थोड़ी ग्लानि हुई। चाहे वह बाहरी तकनीकों का कितना भी अभ्यास कर ले, वह ज्यादा से ज्यादा हाउतियन स्तर के शिखर तक ही पहुंच सकता है। चूंकि वह जियांटियन विशेषज्ञ नहीं बन सकता, इसलिए उसका रास्ता आखिरकार एक बंद रास्ते पर ही है। किन दे मन ही मन आह भरता है। किन दे के विचार में उसके तीसरे बेटे किन यू के पास ज्यादा मेहनत करने पर भी सफलता की ज्यादा संभावना नहीं होगी। अगर वह झाओ युनशिन के स्तर तक पहुंच सकता है, भले ही वह जियांटियन स्तर का न हो, तो उसकी आक्रामक शक्ति किसी शुरुआती जियांटियन विशेषज्ञ जितनी ही अच्छी होगी। यह अफसोस की बात है कि उसे उस स्तर तक पहुंचने में 30 साल लगेंगे। अब तक यू 8 साल से प्रशिक्षण ले रहा है, इसलिए अभी 22 साल बाकी हैं। दुर्भाग्यवश किन दे को यह नहीं पता कि किन यू का शरीर आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और वह तेजी से सुधार कर रहा है, झाओ युंगसिप के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से। पहले तुम सब खड़े हो जाओ, किन डू मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वह किन यू की ओर देखता है और कहता है, यू आज तुम्हारा वयस्क होने का समारोह है, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा दिन। इस दिन के बाद तुम वयस्क हो जाओगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना खुद ही करना होगा। चिंता मत करो पिताजी, किन यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अकेले जिंदगी का सामना कर रहे हैं। किन यू पिछले 3 सालों से अपने काले बाज पर अकेले ही हर दिशा में उड़ान भर रहा है। काले बाज की तेज रफ्तार की बदौलत वह लगभग पूरे चू साम्राज्य में घूम चुका है। कई चीजों का अनुभव करने के बाद किन यू ने जिंदगी की अपनी समझ हासिल कर ली है। ठीक है, इस समय बाहर पहले से ही बहुत से मेहमान मौजूद हैं, आप सब मेरे पीछे आकर उनका स्वागत करें। जैसा कि किन दे कह रहा है, वह सबसे पहले बाहर जाता है। तीनों भाई किन फैंग, किन जिंग और किन यू भी उसके पीछे बाहर जाते हैं। आजकल ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस का घर बेहद शोरगुल से भरा है। हर कुलीन, रईस वगैरह बधाई देने आगे आते हैं। ये लोग बेशक ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस के सामने उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाते हैं। हालांकि अभी भी 2 और राजकुमार हैं जिनका अधिकार ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस के बराबर है। एक है साउथ वैंक्विशिंग प्रिंस और दूसरे हैं नॉर्थ वैंक्विशिंग प्रिंस। 3 दक्षिणी क्षेत्र काउंटियों के दक्षिण विजेता राजकुमार मुलान ने किन यू को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। 2 उत्तरी क्षेत्र काउंटियों के उत्तर विजेता राजकुमार शांगगुआन होंग ने भी किन यू को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। 4 पश्चिमी क्षेत्र काउंटियां जियांग राजवंश के पूर्ण नियंत्रण में हैं। इस बार सम्राट जियांग गुआंग व्यक्तिगत रूप से नहीं आए, इसके बजाय उन्होंने अपने छोटे भाई जियांग शुओ को किन यू को बधाई देने दिया। किन यू को नहीं पता कि दावत के लिए कितनी मेजें सजाई गई हैं और आखिर में कितने मेहमान होंगे, लेकिन उसे एक बात पता है, वो ये कि उसे मिले उपहारों से पूरे 2 कमरे भर गए हैं, इसलिए वो अंदाजा लगा सकता है कि मेहमानों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। आखिरकार ये पूर्वी विजेता राजकुमार के बेटे के वयस्क होने का समारोह है। एक शोर भरे दिन के बाद देर रात को राजसी भवन बहुत शांत हो जाता है क्योंकि सभी मेहमान चले जाते हैं। एक गुप्त कमरे में किन यू ने इस गुप्त कमरे में कभी प्रवेश नहीं किया है। इस समय आधी रात हो चुकी है। गुप्त कमरे में केवल 5 लोग हैं, किन दे, किन फैंग, किन जिंग, किन यू और जू युआन। किन यू के अलावा जिसके चेहरे पर संदेह के भाव हैं, बाकी सभी को कुछ न कुछ पता लगता है। किन दे पहले एक आराम कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, फिर हाथ हिलाकर बाकी लोगों से कहता है, सब लोग पहले बैठ जाएं। किन यू और बाकी 3 लोग भी लंबी मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। जू युआन, जो अभी भी एक तह पंखा पकड़े हुए है, किन यू को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है। पिताजी, आप मुझे यहाँ क्यों आने देते हैं? किन यू पूछता है। इस समय उसका मन अभी भी धुंध में है। किन दे ने शांति से सिर हिलाया और कहा, युआ, क्या तुम हमेशा से यह नहीं सोचती रही कि तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं और मैं क्या योजनाएं बना रही हूँ? सच कहूँ तो मैं तुमसे काफी कुछ छिपा रही हूँ। आज तुम 16 साल की हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ राज बताऊंगी।
किन यू की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे पहले से ही पता था कि उसके पिता कुछ योजनाएं बना रहे हैं। वह ये भी सोच रहा था कि किंदे ने उसे कभी कुछ क्यों नहीं बताया। अब अपने पिता की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में वह खुद नहीं जानता, लेकिन आज उसके पिता ने आखिरकार उसे बताने का फैसला कर ही लिया। युवा, क्या आप जानते हैं कि कियानलांग महाद्वीप के इतिहास में एक बार एक राजवंश था जिसने पूरे कियानलांग महाद्वीप को एकीकृत किया था? किंदे ने किन यू से पूछा। किन यू मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत समय पहले कियानलॉन्ग महाद्वीप हमेशा से विखंडन की स्थिति में था। 3000 साल पहले ही पूरा कियानलॉन्ग महाद्वीप अभूतपूर्व एकता की स्थिति में पहुंचा था। यह कोई और नहीं बल्कि किन राजवंश ही था जिसने पूरे कियानलॉन्ग महाद्वीप को एकीकृत किया था। किन शी हुआंग यंगजेन का प्रसिद्ध नाम आज भी गूंजता है। बस फर्क इतना है कि किन राजवंश बहुत कम समय तक चला। महाद्वीप के एकीकरण के 100 साल बाद ही यह टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर किन राजवंश के यंग वंश का पूरी तरह से सफाया हो गया। किंदे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, पहला रहस्य जो मैं आज आपको बताऊंगा वह ये है, हमारा किन कबीला किन शी हुआंग के प्रत्यक्ष वंशजों से बना है। किन यू को बस ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर पर बिजली के कई झटके लगे हों। एक पल के लिए तो वह हक्का बक्का रह गया। काफी समय बाद किन यू थोड़ा ज्यादा समझदार हो पाया है। वह अविश्वास से अपने पिता की ओर देखता है, फिर अपने बड़े भाई, दूसरे भाई और चाचा शू युआन की ओर। लेकिन ये सभी लोग किन यू को ही देख रहे हैं। वह उनकी आंखों में छिपे भाव को पूरी तरह समझता है। क्या किन शी हुआन के प्रत्यक्ष वंशजों का उपनाम यंग नहीं होना चाहिए? यद्यपि किन यू कुछ हद तक उत्तेजित है, फिर भी वह पूछता है। किंदे ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, किन राजवंश के विनाश के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने यंग वंश को खत्म करने की कोशिश की, फिर भी हम यंग उपनाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हमने अपना उपनाम बदलकर किन रख लिया ताकि हम यह न भूलें कि किन शी हुआंग हमारे पूर्वज थे। तुम्हें पता होगा कि हमारे किन वंश की विरासत की आंतरिक तकनीक को मूल रूप से पैट्रिक ड्रैगन कला नहीं बल्कि शी हुआंग पैट्रिक ड्रैगन कला कहा जाता था। याद रखना कि किन वंश के लोगों की रगों में वही खून बहता है जो किन शी हुआंग का था। किंदे की आंखों से तेज रोशनी निकल रही है। B2C3 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 4 रहस्य 2। किन यू का मन अनियंत्रित रूप से उथल पुथल में है। कियानलॉन्ग महाद्वीप के हर व्यक्ति के मन में किन शी हुआंग सर्वोच्चता का प्रतीक है। उसने न केवल सभी देशों का एकीकरण किया बल्कि उसकी व्यक्तिगत शक्ति भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। नियंत्रण शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति दोनों में किन शी हुआंग अपनी सीमा तक पहुंच गया था और कोई भी उसकी तुलना दूर दूर तक नहीं कर सकता था। अब जब किन यू को पता चला है कि वह वास्तव में किन शी हुआंग का वंशज है तो वह कैसे विचलित नहीं होगा। शी हुआंग के वंशज होने के नाते तुम्हें किन राजवंश के गौरव को नहीं भूलना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि शी हुआंग की मृत्यु कैसे हुई? किंदे ने किन यू को घूरते हुए पूछा। किन यू किताबों में पढ़ी बातों को याद करते हुए कहते हैं, किन शी हुआंग की आंतरिक ऊर्जा अत्यंत गहन थी। कहा जाता है कि वे शांगशियान स्तर तक पहुंच गए थे। सैद्धांतिक रूप से वे 1000 वर्षों से भी अधिक जीवित रहे होंगे, लेकिन बाद में पश्चिमी चू विजेता और अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति जियांग यू ने उनकी हत्या कर दी। वे हमारे चू राजवंश के प्रथम सम्राट जियांग यू भी थे। हाँ, ये पश्चिमी चू का विजेता जियांग यू था। किंदे की आंखों से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। पश्चिमी क्षेत्र की चारों काउंटियां जियांग वंश के गढ़ थीं। वह उन पर 1000 से भी ज्यादा सालों से राज कर रहा था। पश्चिमी क्षेत्र की चारों काउंटियों की बदौलत वह अमीर हो गया और सारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगा। उस समय शांगशियान स्तर के विशेषज्ञों में जियांग यू को नंबर 1 माना जाता था। पश्चिमी चू विजेता जियांग यू ने हमारे पूर्वज को मार डाला था। अगर शी हुआंग की मृत्यु न हुई होती तो हमारा किन राजवंश कैसे नष्ट हो जाता? लेकिन किंदे ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन 1 साल बाद उस पश्चिम चू विजेता को भी किन राजवंश के 2 महान शांगशियान विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से मार दिया गया। उसका जिंदान नष्ट हो गया और वह एक नदी में गिरकर मर गया। यद्यपि चू राजवंश की स्थापना पश्चिमी चू विजेता जियांग यू द्वारा की गई थी, फिर भी जियांग यू स्वयं एक शांतिकालीन सम्राट के उच्च पद और महान धन का आनंद नहीं ले सका। शी हुआंग के वंशज होने के नाते हम में से कुछ लोगों को शी हुआंग का गौरव पुनः स्थापित करना होगा, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें एक लक्ष्य चुनना होगा। उस समय किन राजवंश के विनाश का सबसे बड़ा दोषी जियांग वंश था, इसलिए सबसे पहले हमें जियांग वंश का सफाया करके पूरे चू साम्राज्य पर कब्जा करना होगा। किंदे की आंखों से भयानक प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। जियांग कबीले का सफाया करके संपूर्ण चू साम्राज्य पर नियंत्रण करना। इस समय किन यू खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। किंदे ने आज जो कहा है वह किन यू के लिए वाकई बहुत चौंकाने वाला है। जियांग यू ने किन शी हुआंग को मारकर किन राजवंश का नाश कर दिया। फिर किन राजवंश के शीर्ष विशेषज्ञों ने मिलकर पश्चिमी चू विजेता जियांग यू को मार डाला। अन्यथा जियांग यू के भयानक पराक्रम और जियांग वंश की विशाल सेना की वास्तविक शक्ति के साथ वह संभवतः अन्य 2 शक्तियों का सफाया कर देता और पूरे कियानलॉन्ग महाद्वीप का एकीकरण कर देता। इसी कारण आज कियानलॉन्ग महाद्वीप 3 राज्यों में विभाजित है। किन जेंग ने किन यू के कंधे पर हाथ रखा। किन यू ने अपना सिर घुमाया और अपने दूसरे भाई की ओर देखा। किन जेंग ने किन यू को घूरते हुए सौहार्दपूर्वक कहा, तीसरे भाई, बड़े भाई, मैं और मेरे पिता इतने सालों से इसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
तीसरे भाई, याद रखना कि हम किन शी हुआन के वंशज हैं और हमें शी हुआन का गौरव पुनः स्थापित करना है। उनके अलावा किन डे, किन फैंग, किन झेंग और जू युआन सभी किन यू को देखते हैं। अपने पिता की आंखों में भाव देखकर किन यू कुछ देर सोचता है और फिर अंततः सिर हिला देता है। 5 साल में सब कुछ तैयार हो जाएगा। उस समय हमारा किन कबीला सक्रिय हो जाएगा। हम निश्चित रूप से जियांग कबीले का सफाया कर देंगे और समय आने पर पूरे चू साम्राज्य का एकीकरण कर देंगे। इस समय किंदे के शरीर से स्वतः ही हत्या की भावनाएं निकल रही थीं। उसकी आंखों से भी अद्भुत प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। ये सुनने के बाद किन यू की भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह भी पूरे चू राज्य की स्थिति जानता है। चू साम्राज्य मुख्यतः 4 बड़े कुलों में बटा हुआ है। पहला है जियांग शाही कुल। ये पश्चिमी क्षेत्र के 4 काउंटियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और इसके पास 8 लाख सैनिकों का प्रभार है। जियांग कुल की 2 लाख की बख्तरबंद घुड़सवार सेना बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों का किन कबीला, जिसके पास 6 लाख सैनिकों का प्रभार है। इसकी सेना में 50,000 सैनिकों वाली भयंकर बाघ सेना हर शक्तिशाली शक्ति से भयभीत है। हालांकि चूंकि किन कबीले ने नंबर 1 डाकू मुख्यालय को खतरे में डालने के लिए ब्लैक वाटर पर्वत श्रृंखला पर 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं, इसलिए वास्तव में उसके पास तैनात करने के लिए केवल 4 लाख सैनिक हैं। तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र की 3 काउंटियों का म्यू कबीला, जिसके पास कुल 5 लाख सैनिक हैं। चौथा है उत्तरी क्षेत्र की 2 काउंटियों का शांगगुआन कबीला, जिसके पास कुल 4 लाख सैनिक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में शियांग राजघराने ने एक नियम बनाया था कि हर काउंटी केवल 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर सकता है। पूरा चू राज्य 12 काउंटियों से बना है, जो 4 बड़े कुलों में बटे हुए हैं। हालांकि बाकी 2 बड़े कुल शियांग कुल की सीमा पर स्थित हैं और उन दोनों के शियांग कुल के साथ अच्छे संबंध हैं। पिताजी, अगर हमें जियांग कबीले को खत्म करना है तो क्या बाकी 2 बड़े कबीले हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे? इसके अलावा अगर वे हमारे रास्ते में रुकावट न भी डालें तो भी अगर जियांग कबीले को खत्म करने के बाद वे हमारी सेना के भारी नुकसान का फायदा उठाकर हमें खत्म कर दें, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर में किन यू को समस्या समझ आ गई। किन दे थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि किन झेंग किन यू से कहता है, तीसरे भाई, इस मामले की चिंता मत करो। उन 2 बड़े कुलों में से म्यू कुल जियांग कुल के प्रति बहुत वफादार है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र की 2 काउंटियों का शांगगुआन कुल अनिश्चित है। उसे अपने पक्ष में करना आसान होना चाहिए। इसके अलावा ऊपरी तौर पर हमारे किन कुल के पास 6 लाख सैनिक हैं, लेकिन हम इतने सालों से यहाँ हैं, हमारे पास इतने ही सैनिक कैसे हो सकते हैं? किन यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं दूसरे भाई, चूंकि जियांग शाही कबीला शासन कर रहा है, इसलिए राज्य की निगरानी के लिए उसके पास एक खुफिया एजेंसी होनी चाहिए। हमारे किन कबीले के पास 6 लाख सैनिक हैं। अगर हम और सैनिक, मान लीजिए सिर्फ 1 लाख और भर्ती करना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए बहुत सारा खाना, कवच, हथियार वगैरह तैयार करने होंगे और जियांग कबीले की खुफिया एजेंसी की जांच से इसे छिपाना हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा म्यू कबीला जियांग कबीले के प्रति वफादार है, इसलिए उनके पास कुल मिलाकर 7 जिले होंगे। शांगगुआन कबीला एक अनिश्चित स्थिति में है, लेकिन वह निश्चित रूप से हम पर निर्भर नहीं होगा। आखिरकार हमारी शक्ति अभी भी जियांग कबीले से कमतर है। किन यू अपने परिवार की चू साम्राज्य को एकीकृत करने की योजना से कुछ हद तक सहमत नहीं है। इसके अलावा ब्लैक वाटर पर्वत श्रृंखला डाकुओं का सबसे बड़ा मुख्यालय है। ऊपरी तौर पर ये डाकू दावा करते हैं कि उनकी संख्या 2 लाख है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं पता कि वास्तव में उनके पास कितने डाकू हैं। उन्हें रोकने के लिए हमारी 2 लाख सेना तैनात करनी होगी, अन्यथा जब इतने सारे डाकू टिड्डियों की तरह पूरे क्षेत्र में दौड़ पड़ेंगे तो पूर्वी क्षेत्र के 3 जिलों में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हम केवल 4 लाख सैनिकों का ही उपयोग कर पाएंगे। अगर हमारे पास गुप्त रूप से 1 लाख सैनिक भी हों तो भी कुल मिलाकर केवल 5 लाख सैनिक ही होंगे। हम जियांग कबीले से कैसे लड़ेंगे? हमारी भयंकर बाघ सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन 50,000 भयंकर बाघ सैनिक अधिकतम 2,30,000 सैनिकों के बराबर हैं। जियांग कबीले के 2 लाख बख्तरबंद घुड़सवार वास्तव में कोई आसान नहीं है। किन यू फिर से कहता है। थोड़े ही समय में उसे कई समस्याएं मिल गईं। और तो और अगर चू राज्य में गृहयुद्ध छिड़ भी जाए तो हान और मिंग राजवंश तो कोई उपद्रव नहीं मचाएंगे। अगर ये दोनों बड़े राजवंश आ गए तो सचमुच अराजकता फैल जाएगी। किन यू फिर से कहता है। ये कहने के बाद जाहिर है कि वह सोच भी नहीं पा रहा है कि उसका अपना कबीला पूरे चू राज्य को कैसे एकजुट कर पाएगा। किन डे, किन झेंग और किन फैंग सभी किन यू को मुस्कुराते हुए देखते हैं। बुरा नहीं यू एर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें समग्र स्थिति का इतना अच्छा अंदाजा है और तुम इतने कम समय में इतने सारे मामलों पर सोचोगे। लेकिन युद्ध उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये सिर्फ ये तुलना करने के लिए नहीं है कि किसके पास ज्यादा शक्ति है। सेना के प्रावधान, सैन्य अभियान वगैरह जैसे मामले बहुत जटिल हैं। इसके अलावा चू साम्राज्य के 4 बड़े कबीले वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। चिंता मत करो, हमारा किन कबीला कई 100 सालों से तैयारी कर रहा है। विभिन्न योजनाओं में पहले ही बता दिया गया था कि क्या करना है। 5 साल बाद रुको, तुम देखोगे कि हम जियांग कबीले को कैसे नष्ट कर देंगे। किन दे ने दृढ़ता से कहा। लेकिन किन यू अपने पिता को संदेह से देखता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके पिता इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं, जबकि 4 बड़े कुलों में से म्यू कुल और जियांग कुल एक ही पक्ष में हैं और शांगगुआन कुल निश्चित रूप से किन कुल पर निर्भर नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर वे कई 100 सालों से तैयारी कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि कई 100 सालों की तैयारी 600,000 सैनिकों को 800
000 सैनिकों में बदल दे। इसके अलावा ब्लैक वाटर पर्वत श्रृंखला पर तैनात सैनिकों को जुटाया नहीं जा सकता, अन्यथा पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियां अराजकता में डूब जाएंगी, जो वाकई भयानक होगा। आखिरकार यह क्षेत्र किन कुल का आधार है? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने सब कुछ ध्यान में रखा है, किंदे ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू को नहीं पता कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके विचार से किन वंश के लिए पूरे चू साम्राज्य को एकजुट करना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार हान और मिंग राजवंश दोनों ही अक्षम नहीं हैं। हालांकि अपने पिता की आंखों में भाव देखकर किन यू का मन काफी शांत हो जाता है। B2C4 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 5 उल्कापिंड आंसू। 1 किन वंश के लोग कई 100 वर्षों से चू साम्राज्य के अधीन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाओं को अमल में नहीं लाया। फिर इतने वर्षों बाद उन्होंने अचानक कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया? इस बात पर सोचते हुए किन यू किंदे की ओर देखता है और संदेह से पूछता है, पिताजी, हमारे किन वंश ने पिछले कई 100 सालों से कुछ नहीं किया है। हमें 5 साल बाद अचानक कार्रवाई क्यों करनी चाहिए? क्या जियांग वंश को नष्ट करने के लिए हमें सचमुच कई 100 सालों की तैयारी की जरूरत होगी? अगर हमें लड़ना ही है तो हम पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं करते? किन यू स्वाभाविक रूप से इस बात से सहमत नहीं है। किंदे का चेहरा अचानक थोड़ा परेशान सा हो गया। अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। इस समय बड़े भाई किन फेंग और भी ठंडे लग रहे हैं। दूसरे भाई किन जेन के चेहरे पर भी कोई मुस्कान नहीं है, जबकि जू युआन पंखा हिलाना बंद कर देता है। किन यू को भी लगता है कि गुप्त कमरे का पूरा माहौल बदल गया है। वह जानता है कि उसके पिता जिस बात का जिक्र करने वाले हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। किंदे की नज़र अंतरिक्ष समय को पार करती हुई प्रतीत होती है। वह अस्पष्ट स्वर में कहता है, 14 साल पहले जब तुम्हारा बड़ा भाई 10 साल का हुआ था, तुम्हारी माँ चल बसी थी। उस दिन एक बहुत बड़ी आग लग गई थी। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हारी माँ आग में मर गई थी, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी। किंदे के चेहरे की सारी मांसपेशियां कांपने लगती हैं। उसकी आंखों में सिर्फ दुख और नफरत है। धमाका। किन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर में लगातार विस्फोट हो रहे हों। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। माँ की हत्या हो गई। इस समय किन यू का मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उसने अपनी माँ को 2 साल की उम्र में खो दिया था। उस समय वह बहुत छोटा था और उसे अपनी माँ का रूप रंग भी याद नहीं था। माँ के बारे में सोचते हुए किन यू के मन में सबसे पहले वही तस्वीर उभरती है। उसके जन्म के कुछ समय बाद, जब वह सिर्फ 1 महीने का था, एक चित्रकार को वह तस्वीर बनाने के लिए कहा गया। तस्वीर में एक युवा विवाहित महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए है। वह युवा विवाहित महिला अपनी गोद में बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी स्नेह भरी आंखों से एक मातृत्वपूर्ण चमक निकल रही है। जब किन यू बहुत छोटा था तो अनगिनत बार वह मूर्खता से उस तस्वीर को देखता हुआ खड़ा रहा और खुद से कहता रहा, यह मेरी माँ है, जबकि उसका मन अपनी माँ के रूप को याद करने की बहुत कोशिश करता रहा। कई बार उसकी माँ का रूप उसके सपनों में बार बार आता रहा। जब भी किन यू यान शहर में दूसरे बच्चों को अपनी माँओं के साथ देखता तो वह चाहता कि काश उसकी माँ जीवित होती, काश उसकी माँ भी जीवित होती। जब वह बहुत छोटा था तो वह बार बार अपने पिता से रोता था और अपनी माँ के बारे में पूछता था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, किन यू अपनी माँ को याद करके रोना बंद कर देता था। जब भी नन्हा किन यू अपनी माँ के बारे में सोचता, वह तारों को देखता रहता, क्योंकि दादाजी लियान ने कहा था कि मृत लोग आकाश में ऊपर जाकर तारे बन जाएंगे। ये भी एक कारण है कि किन यू को तारे देखना पसंद है। अब नन्हा किन यू बड़ा हो गया है, लेकिन इसी पल उसे अचानक पता चलता है कि उसकी माँ आग से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। मेरी माँ को किसने मारा? किन यू किंदे को घूरता है और चिल्लाता है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। उसकी इकलौती माँ, उसकी आत्मा की गहराई में धड़कती भावना। किन यू के मन में माँ की तस्वीर अचानक कांच की तरह बिखर जाती है। उसकी आत्मा की गहराइयों से क्रोध की एक धारा फूटती है और पल भर में उसके सीने तक पहुंच जाती है। यह नफरत है, ये घोर क्रोध है। कौन? आखिर मेरी माँ का खून किसने किया? किन यू के हाथों की सारी मांसपेशियां कांपने लगीं। उसका पूरा शरीर उबलने लगा है। किन फैंग और किन जेन की आंखों से भी घृणा झलकती है। क्या ऐसा हो सकता है? किन यू के दिमाग में अचानक एक किरण कौंधी। उसे तुरंत एक संभावना पर शक हुआ। वह अपने पिता को घूरता है। पिताजी, क्या ये हो सकता है कि माँ का हत्यारा जियांग वंश का ही हो? हाँ, ऐसा ही रहा होगा। हाँ, ये जियांग वंश का है। और तो और हत्यारा वर्तमान चू सम्राट जियांग गुआंग है। उसी ने तुम्हारी माँ की हत्या की थी और तुम्हारे बड़े भाई ने भी यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। किंदे ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। कुछ देर के लिए गुप्त कक्ष में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। जियांग गुआंग, उसने सोचा था कि जिंग यी को मौत के घाट उतारने और फिर आग लगाने का नाटक करने के बाद उसने जो किया वह पूरी तरह से गुप्त रहेगा। उसने सोचा कि उसने मुझे इस बात से अनजान रखा है और मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय 10 साल का फेंग जिंग यी के कमरे में था। किंदे की हत्या की नीयत बढ़ गई। उस समय यदि अंकल फेंग न होते तो मैं मर जाता और माँ की मौत के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं जान पाता। किन फेंग ठंडे स्वर में कहता है। सब कुछ प्रकाश में आ गया है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। यद्यपि किन वंश के लोग किन शे हुआन के वंशज हैं, फिर भी पिछले कई 100 वर्षों से पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहा है और वे निश्चिंत होकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। किन वंश के कई पूर्वजों ने शांतिपूर्ण जीवन की वकालत की थी।
आखिरकार चू राजवंश को हड़पना उनके लिए बहुत कठिन होता और इसके बजाय किन वंश का अंत हो सकता था। पिछले कई सौ वर्षों से किन वंश अपनी वर्तमान जीवन शैली को त्याग कर चू वंश को उखाड़ फेंकने का मन नहीं बना पाया है। हालांकि वर्तमान वंश प्रमुख किंदे की पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए 14 साल पहले किंदे ने सत्ता हथियाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी और उन्होंने कई सौ साल पहले तैयार की गई कुछ योजनाओं को क्रियान्वित भी किया। पिताजी, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा, किन यू ने किंदे की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। बदला लेने के उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, हत्या का इस्तेमाल करना। दूसरा, सेना का इस्तेमाल करके सीधे जियांग कबीले का नाश करना। फिर जियांग गुआंग को मारना आसान हो जाएगा। जियांग गुआंग की हत्या। किन यू ने कुछ देर सोचा, फिर हार मान ली। चू सम्राट होने के नाते शियांग गुआंग अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित है। यहाँ तक कि एक शियांटियन विशेषज्ञ के पास भी उसे मारने का कोई मौका नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं कि किन यू बाहरी तकनीकों का अभ्यास करता है, इसलिए उसके पास किंदे की योजना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बकवास। किंदे ने किन यू को घूरते हुए उसे डांटा। तुम तो अभी लड़के हो, तुमने युद्ध कला या शासन कला नहीं सीखी। तुम सेना का नेतृत्व कैसे करोगे? तो मैं एक अग्रिम पंक्ति का सिपाही बनूंगा, मैं एक छोटा सिपाही बनूंगा, किन यू तुरंत जवाब देता है। वह समझता है कि उसे युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह एक तरफ चुपचाप खड़ा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिरकार यह उसकी माँ की हत्या का खूनी झगड़ा है। एक अग्रिम पंक्ति का सैनिक, एक छोटा सैनिक। किंदे ने सिर हिलाया और कहा, अगर हमें युद्ध में जियांग वंश का नाश करना है तो लाखों सैनिकों को जुटाना होगा। युद्ध के मैदान में जब सैनिक पंक्तिबद्ध हो जाएंगे तो आपको पंक्ति का सिरा भी दिखाई नहीं देगा। इतने सारे लोग आपस में लड़ रहे हों तो आपका क्या काम? जब तक आप जियांग वंश के विशेषज्ञ नहीं हैं तब तक आप इतनी बड़ी सेना के बीच अपनी नन्ही जान भी नहीं बचा पाएंगे। किन यू अवाक है, लेकिन वह विवाद करना चाहता है। किंदे उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ फेरता है और ईमानदारी से कहता है, युवा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम किन वंश के पुत्र हो। हमारे किन वंश का खून गलतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारा बड़ा भाई एक सेनापति है और जियांटियन स्तर तक भी पहुंच चुका है, इसलिए मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम्हारा दूसरा भाई राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए अग्रिम पंक्ति से बहुत दूर रहेगा, इसलिए मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है। तुम एक अग्रिम पंक्ति के सैनिक बनना चाहते हो। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे पूर्वजों को ये कैसे समझाऊंगा? मैं तुम्हारी दिवंगत माँ को ये कैसे समझाऊंगा? युवा, जिद्दी मत बनो। अगर तुम सेना में भर्ती हो गए तो तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर दोगे। युवा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बड़े परिदृश्य पर विचार करना सीखना होगा। किंदे ने किन यू को घूरते हुए कहा। किन यू कुछ देर सोचता है। वह समझता है कि वह खुद राजनीतिक मामलों को संभालने में मदद नहीं कर सकता। अगर वह एक सामान्य अग्रिम पंक्ति का सिपाही बन जाता तो सेना की व्यवस्था करते समय उसके पिता पर नकारात्मक असर पड़ता, क्योंकि वह किसी खास टुकड़ी में अपने ही बेटे की अनदेखी नहीं कर पाते। इसके अलावा एक बड़ी सेना के बीच में उसके जैसे व्यक्ति की आक्रामक शक्ति नगण्य होगी। किन यू ने मन ही मन एक फैसला कर लिया है। अगर वह हड़पने की योजना में शामिल हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका उस योजना पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पिताजी, मैं समझ गया हूँ, मैं आप सबके लिए बाधा नहीं बनूंगा, किन यू ने सिर हिलाकर कहा। फिर वह मुड़ा और तुरंत चला गया। किन यू को जाते देख किंदे दुखी हुए बिना नहीं रह सका। किन फैंग, किन जिंग और जू युआन सभी खड़े हो गए और उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए रहे। जब किन यू दरवाजे पर पहुंचता है तो वह अचानक रुक जाता है, पीछे मुड़ता है, अन्य लोगों को देखता है और कहता है, पिताजी, बड़े भाई, दूसरे भाई, अंकल जू, कृपया मेरी माँ की मौत का बदला लें। तीसरे भाई, चिंता मत करो, हम जियांग वंश का सफाया जरूर करेंगे। दूसरे भाई किन जेंग ने दृढ़ता से कहा। किन फैंग ने भी किन यू की ओर गंभीरता से सिर हिलाया। जू युआन और किंदे ने भी किन यू की ओर देखा ताकि वह उनके इरादों को पूरी तरह समझ सके। शुक्रिया। जैसे ही किन यू ने कहना समाप्त किया वह बिना पीछे देखे सीधे गुप्त कमरे से बाहर निकल गया और गलियारे में आ गया। रात काफी हो चुकी थी। आकाश अनगिनत दिखाई देने वाले तारों से भरा हुआ था। देर रात की ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे किन यू का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। किन यू अचानक मुड़कर गलियारे के बगल वाले कमरे की ओर देखता है। गुप्त कमरा उसी कमरे की जमीन के नीचे है। शायद पिताजी और बाकी लोग किसी जरूरी योजना पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। किन यू कड़वी मुस्कान के साथ मुड़ता है और तुरंत वहां से चला जाता है। B2C5 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 6 उल्कापिंड आंसू 2। अगले दिन सुबह किन यू अकेले ही राजसी भवन छोड़कर मिस्टी विला लौट जाता है। केवल जियाओ हे ही उसके साथ जाती है। मिस्टी विला वापस आने के बाद किन यू और भी कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसकी योजना के तहत हत्या के अभियानों को अंजाम देने के लिए उसके पास जाने का समय भी बहुत कम हो जाता है। उसका ज्यादातर समय अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाने में बीतता है। जब किंदे को ये पता चलता है तो वह बस कड़वी मुस्कान के साथ रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। आधे महीने बाद देर रात किन यू अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। अपने शरीर को हिलाते हुए वह पलक झपकते ही कमरे के ऊपर पहुंच जाता है। कमरे के ऊपर बैठकर किन यू चुपचाप असीम आकाश को देखता है। जियो हेई भी चुपचाप उसके पास खड़ी रहती है। मिस्टी विला पहाड़ के किनारे पर स्थित है। कमरे की चोटी पर किन यू को वहां से थोड़ी ही दूर पर एक चट्टान भी दिखाई दे रही है।
चट्टान के पास की गहराई से एक के बाद एक ठंडी हवाएं उस तक पहुंच रही हैं, लेकिन किन्यू को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जियो हेई, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, बेहद बेकार। किन्यू अपने बगल में जियो हेई को देखता है और धीमी आवाज में कहता है, अपनी चमकदार काली आंखों को किन्यू पर टिकाए हुए। जियो हेई अपने विशाल पंख फैलाता है और उन्हें किन्यू के चारों ओर रखता है, जैसे कि वह उसे सांत्वना दे रहा हो। आसमान की ओर देखते हुए किन्यू थोड़ी अस्पष्ट और थोड़ी कड़वी आवाज में कहती है, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि पिताजी मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की ताकि वे मेरे साथ ज्यादा समय बिता सकें। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि पिताजी सचमुच मेरी परवाह करते थे, लेकिन उनका अपना व्यवसाय है और उनके पास मेरे साथ रहने का समय नहीं है। माँ की मौत का बदला लेने के लिए जियांग वंश को नष्ट करना वाकई बहुत मुश्किल है। पिताजी, बड़े भाई और दूसरे भाई हमेशा से बहुत कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मुझे राजनीतिक मामलों में कोई महारत हासिल नहीं है और मैं सैनिकों की कमान भी नहीं संभाल सकता। मेरे शरीर में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी सेना के बीच में किसी काम का नहीं रहूंगा। किन्यू अपनी मुठियां भींचे बिना नहीं रह सका। दरअसल मैं पिताजी की भी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल मैं खुद को उनके लिए थोड़ा उपयोगी भी बनाना चाहता हूँ। कुछ भी काम चलेगा। वह इस तथ्य से घृणा करता है कि वह एक बार में शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने आप से घृणा करता है, अपने बेकार होने के कारण अपने आप से घृणा करता है। किन्यू अब बड़ा हो गया है, लेकिन बचपन से ही उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता रहा है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पिता उसकी परवाह करते हैं। 6 से 16 साल की उम्र के बीच पूरे 10 सालों में उसकी और उसके पिता की मुलाकात 1 महीने से ज्यादा नहीं हुई। वह अपने पिता से नफरत नहीं करता, वह तो बस खुद से नफरत करता है क्योंकि वह बेकार है। अब जब उसे पता चल ही गया है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, तो वह कुछ करना चाहता है। वह अपने पिता की मदद भी करना चाहता है, लेकिन असल में वह कुछ भी मदद नहीं कर सकता। पिताजी की नज़र में शायद मैं एक बोझ हूँ। जियांटियन स्तर, मैं उस तक कब पहुँचूंगा? फिलहाल मेरी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बाहरी अभ्यास के शिखर तक पहुँचने में मुझे कम से कम 5 या 6 साल और लगेंगे। किन्यू ने आह भरी। काफी देर बाद वह अचानक खड़ा होता है और गहरी सांस छोड़ता है। उसकी आंखें संकल्प से चमक उठती हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई, पिताजी, आप सभी 5 साल बाद होने वाले युद्ध की तैयारी के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अगले 5 सालों में मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। कम से कम 5 सालों में मैं मास्टर झाओ युनशिन के स्तर तक पहुंच जाऊंगा, हाओतियान स्तर के शिखर तक पहुंच जाऊंगा। किन्यू ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। योग्यता, दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। कम से कम अपने माता पिता की नज़र में तो कुछ न कुछ योग्यता होनी ही चाहिए, वरना उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किन्यू एक अमीर परिवार के फिजूल खर्च बेटे की तरह अपने पिता की हैसियत पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता। वह कुछ सार्थक हासिल करना चाहता है। कम से कम अपने पिता की मदद कर पाना ही काफी होगा। कियानलोंग महाद्वीप बहुत बड़ा है, हालांकि कियानलोंग महाद्वीप की सीमा के बाहर का महासागर उससे 10 से 100 गुना बड़ा है। अचानक असीम सागर जोर जोर से उछल कूद कर रहा है। इस समय कोई तूफान नहीं है, तो फिर बिना किसी कारण के ये कैसे उछल कूद कर रहा है? उसी समय पूरे विश्व की पवित्र ऊर्जा एक क्षण में हिलने लगती है। समुद्र की लहरें 100 झांग ऊंची उठती हैं और फिर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरती हैं। दुनिया के सभी मार्शल आर्ट साधक यह महसूस कर सकते हैं कि विश्व की पवित्र ऊर्जा इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि वे इस समय उसे ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। वाह! आकाश में अचानक एक अत्यंत चमकीला उल्कापिंड हवा से प्रकट होता है और अत्यंत तीव्र गति से एक तिरछी सीधी रेखा में कियानलोंग महाद्वीप की ओर चमकता है। ये तेज भिनभिनाहट जैसी आवाजें भी निकालता है। कुछ ही देर में उल्कापिंड अदृश्य हो जाता है। फिर संसार की पवित्र ऊर्जा अपनी स्थिर अवस्था में लौट आती है। असीम महासागर भी सामान्य अवस्था में लौट आता है। किन्यू दूर से एक उल्कापिंड को बहुत तेज गति से आसमान से आते देखता है। वह तुरंत कमरे की छत से उसे ध्यान से देखता है। वह उल्कापिंड अप्रत्याशित रूप से सीधे किन्यू की ओर आता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह हंसते हुए कहता है, असंभव, यह उल्कापिंड सीधे मिस्टी विला की ओर नहीं उड़ सकता। हालांकि किन्यू को पता है कि कुछ उल्कापिंड धातुएं ज्यादातर जमीन पर गिरे उल्कापिंडों द्वारा निर्मित हुई हैं। शायद मैं अभी भी उल्कापिंड धातुओं का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ सकूं। किन्यू मन ही मन सोचता है। लेकिन किन्यू थोड़ा निराश होता है क्योंकि जब वह उल्कापिंड हवा में आधा नीचे होता है और उसके बीच अभी भी बहुत लंबी दूरी होती है, तो वह गायब हो जाता है। छोड़ो भी, पर मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे उल्कापिंड देखने को मिला। किन्यू हल्के से मुस्कुराया। फिर वह कमरे की छत से नीचे उतरने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन छलांग लगाते ही उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। यह क्या है? किन्यू को पश्चिमी बगीचे में एक धुंधली सी रोशनी चमकती दिखाई देती है। वह शक होने से खुद को नहीं रोक पाता। वह तुरंत पश्चिमी बगीचे में जाता है। पश्चिमी बगीचे में घुसकर वह हर तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। वह गर्म पानी के झरने के किनारे कुछ कदम चलता है। अचानक उसे जमीन पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। यह क्या है? किन्यू को जमीन पर एक क्रिस्टल जैसी चीज धुंधली सी दिखाई देती है। वह नीचे बैठ जाता है और ध्यान से देखता है। यह एक लाल क्रिस्टल है जो किसी लटकन वाले रत्न जैसा दिखता है। उसे उठाकर हाथ पर रखने पर वह देखता है कि यह क्रिस्टल एक आंसू के आकार का है। आंसू के आकार का एक रक्त लाल क्रिस्टल, ये कांच का टुकड़ा होना चाहिए।
किन यू अपनी हथेली में रखे क्रिस्टल को देखता है। अनजाने में ही उसका मन इस कांच के टुकड़े को पसंद करने लगता है। चलो इस कांच के टुकड़े को किसी चीज में जड़कर इसे सजाते हैं। एक हार बहुत अच्छा रहेगा। जियाओ लू को ये जरूर बहुत पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो इसका क्या नाम होना चाहिए? किन यू भौहें चढ़ाकर सोचता है। फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं। यह मुझे एक उल्कापिंड देखकर मिला था और इसका आकार आंसू जैसा है, तो चलो इसे उल्कापिंड का आंसू कहते हैं। उल्कापिंड आंसू। किन यू इस नाम से बहुत संतुष्ट है। किन यू ने उसे अपनी छाती पर थोड़ा सा लगाकर देखा, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। लेकिन अचानक किन यू का हाथ हल्का सा महसूस हुआ। अभी अभी मिला कांच का टुकड़ा अचानक अजीब तरह से गायब हो गया है। वह किन यू की हथेली में ही था, फिर भी यूं ही गायब हो गया। किन यू की आंखें बाहर निकलने में असमर्थ हैं। आखिर हुआ क्या? किन यू हैरान रह गया। उसने ऐसी अजीब घटना पहले कभी नहीं देखी थी। उसके हाथ में एक वस्तु बिना किसी कारण के ऐसे गायब हो गई है मानो वह कभी थी ही नहीं। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि अभी अभी उसे आंसू के आकार का एक रक्त लाल क्रिस्टल मिला है और उसने उसका नाम उल्कापिंड आंसू भी रखा है। मैं इसे देख कैसे नहीं पा रहा हूँ। क्या किसी जियांटियन विशेषज्ञ या शांगजियन ने इसे सीधे टेलीकिनेसिस से ले लिया होगा? किन यू सोचती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे अपनी हथेली में पकड़े हुए था। अगर किसी ने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल भी किया होता तो मुझे लगता कि वह कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में हिल रहा है। क्या ये बिना किसी कारण के यूं ही गायब हो गया होगा? किन यू कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस प्रकार की जादुई शक्ति किसी वस्तु को इस तरह से दूर ले जा सकती है। शांगशियन के पास भी ऐसी जादुई शक्ति तो निश्चित रूप से नहीं है। और फिर इतना महारथी मेरे साथ आधी रात को ऐसा जादू क्यों करेगा? वह हैरानी से भर गया। पश्चिमी उद्यान में किन यू इस तरह बहुत देर तक सोचता रहता है। फिर कोई कारण न पाकर उसके पास पश्चिमी उद्यान को छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। B2C6 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 7 आकाश से छलांग 1। मैंने पहले कभी इतना अच्छा, इतना ताज़ा और ठंडा महसूस नहीं किया। किन यू अपनी सुस्त कमर को तानता है और एक ताज़ा और साफ सांस लेता है। अचानक उसकी आंखों में एक उग्रता सी चमक आ जाती है। ठीक है, चलो मेहनत शुरू करते हैं। 5 सालों में मैं हाउटियन स्तर के शिखर पर जरूर पहुंच जाऊंगा। उसका मन उत्साह से भरा है। वह तुरंत अपना सुबह का प्रशिक्षण सत्र शुरू कर देता है। किन यू हमेशा अपने शरीर पर 300 जिन का वजन ढोता रहता है, इसलिए वह मिस्टी विला से बाहर निकलकर सीधे पहाड़ की तलहटी की ओर दौड़ता है। पहाड़ की तलहटी से वह उसकी चोटी तक दौड़ता है। फिर वह चोटी से नीचे पहाड़ की तलहटी तक दौड़ता है। वह इसी तरह आगे पीछे दौड़ता रहता है। हमेशा की तरह किन यू तब तक बिना रुके दौड़ना चाहता है जब तक उसमें दौड़ने की ताकत न रह जाए, तभी वह रुकेगा। उफ! किन यू लगातार हाँफ रहा है। एक के बाद एक उसकी ठुड्डी से पसीने की बूंदें गिर रही हैं। इस समय वह अपनी सीमा पर पहुंच गया है। क्योंकि वह रोज ऐसे ही दौड़ता है, उसे अपनी सीमा का पहले ही अंदाजा हो गया था। लेकिन किसने सोचा था कि आज वह कल से एक चक्कर ज्यादा दौड़ लेगा। और हाँ, वह अभी पूरी तरह थका नहीं है। हालांकि इस समय वह बेहद थका हुआ है, फिर भी वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है। आज मेरी हालत वाकई बहुत खराब नहीं है। अगर मैं हर दिन इसी तरह बेहतर होता रहा तो जल्द ही मैं उस मुकाम तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा जहां मैं एक हाथ से 800 जिन उठा सकता हूं और अपने शरीर से हथियारों को नाकाम कर सकता हूं। लगता है स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। किन यू एक हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को रोक नहीं पाया। किन यू अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों की प्रतिक्रियाओं को साफ महसूस कर सकता है। उसे ये भी पता है कि इस समय वह पहली बार अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच गया है। अचानक उसके पूरे शरीर में हर जगह ऊर्जा की एक बेहद आरामदायक और स्पष्ट धारा प्रवाहित होने लगती है। किन यू को लगता है कि उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां, जो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हैं, इस स्पष्ट धारा को सोखने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही हैं, मानो वे रेगिस्तान में प्यासे मुसाफिर हों जो अचानक पानी पी सकते हैं। किन यू पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शरीर, जो अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच चुका था, और उसकी मांसपेशियां, जो थकी हुई और दर्द कर रही थीं, अचानक तेजी से ठीक हो रही थीं। उसे लग रहा था कि उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फिर से मजबूत हो रही हैं, और कुछ हद तक मजबूत भी हो रही हैं। क्या हो रहा है? किन यू अचानक रुक गया। रहस्यमय शक्ति का ये स्पष्ट प्रवाह कहाँ से आ रहा है? आखिर हो क्या रहा है? ये बहुत अजीब है। किन यू 8 साल से प्रशिक्षण ले रहा है, लेकिन उसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। हर बार जब वह अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचता तो उसे उससे पार पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आज किसने सोचा था कि ऊर्जा की एक रहस्यमय धारा अचानक प्रकट हो जाएगी। किन यू को अपनी नाड़ियों में इसका अस्तित्व महसूस ही नहीं हुआ, मानो उसने नाड़ियों की परवाह ही न की हो। इसके बजाय ये सीधे उसके पूरे शरीर में फैल गई। जब उसकी मांसपेशियों ने इस स्पष्ट धारा को अवशोषित किया तो वे भी मजबूत हो गईं। किन यू अचानक इस साफ धारा के प्रकट होने पर सोचते हुए गहरी भौहें चढ़ा लेता है। लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो प्रशिक्षण जारी रखते हैं। देखते हैं जब मैं अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा। किन यू तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। इस बार वह पिछली बार से भी ज्यादा दूरी दौड़ता है। आज सुबह के प्रशिक्षण सत्र में किन यू ने पिछले किसी भी सत्र की तुलना में कुल मिलाकर ज्यादा दूरी दौड़ी है। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। किन यू को लगता है कि वह फिर से अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि उसके पैर अभी भी बहुत तेज चल रहे हैं। उसका मन और ऊर्जा ज्यादातर उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से पर केंद्रित है।
ऊर्जा की एक धारा उत्पन्न होने लगती है। ये छाती है। किन्यू की आंखें चमक उठीं। उस रहस्यमयी ऊर्जा का स्रोत छाती में है। किन्यू को साफ महसूस होता है कि जब ऊर्जा की यह धारा उसके पूरे शरीर में फैलती है तो उसे कितना सुकून मिलता है। यह एहसास गर्म पानी के झरने में भीगने के एहसास से कहीं ज्यादा सुकून देता है और बूढ़े डॉक्टर वेंग जियान द्वारा मालिश करवाने के एहसास से भी कहीं ज्यादा सुकून देता है। किन्यू अचानक अपनी छाती को ढंकने वाली काले सुनहरे रंग की बनियान उतार देता है। वह अपनी छाती को घूरता है। छाती पर एक हल्का सा निशान है। अगर उसने ध्यान से न देखा होता तो उसे यह निशान नजर ही नहीं आता। ये किसी और चीज का नहीं बल्कि उल्कापिंड के फटने जैसा है। लेकिन किन्यू की छाती पर कभी कोई निशान नहीं था। उसे अच्छी तरह याद है कि कल गर्म पानी के झरने में नहाते समय उसने इसे नहीं देखा था, लेकिन अब ये यहाँ है। उल्कापिंड आंसू, कल शाम का उल्कापिंड आंसू। किन्यू की आंखें बाहर निकल आईं। वह इतना हैरान है कि उसकी बोलती बंद हो गई। कल उल्कापिंड के अचानक गायब होने से वह स्तब्ध रह गया और काफी देर तक संशय में रहा। लेकिन अब छाती पर उल्कापिंड के आकार का निशान देखकर किन्यू एक बात सोचे बिना नहीं रह पा रहा है। क्या अभी अभी प्रकट हुई रहस्यमयी शक्ति की स्पष्ट धारा का इस निशान से कोई संबंध हो सकता है? क्या यह निशान कल के रहस्यमयी उल्कापिंड के फटने से संबंधित है? किन्यू के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह कोई देहाती नहीं है। पूर्वी विजेता राजकुमार का बेटा होने के नाते वह जानता है कि दुनिया के कुछ दुर्लभ खजाने शरीर के साथ मिल सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो सांसारिक और जियान श्रेणी के हथियारों से बेहतर हैं और शांगजियन के हथियारों के बराबर हैं, शरीर के साथ मिल सकती हैं। लेकिन किन्यू ने कभी किसी ऐसे क्रिस्टल के बारे में नहीं सुना था जो शरीर के साथ जुड़ सकता हो। हालांकि जैसे ही वह अभी जो हुआ उसके बारे में सोचता है, उसे पता चलता है वह तो मालामाल हो गया। प्रशिक्षण को सीमित करें का अर्थ है बार बार शरीर की सीमाओं को तोड़ना, लेकिन हर बार जब कोई सीमा टूटती है तो शरीर के मांस हड्डियों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और बाद में उन्हें ठीक होने के लिए विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होगी। पहले किन्यू अपनी सीमाओं को पार करने तक डटे रहने की कोशिश करता था और जब उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाता था तो उसे गर्म पानी के झरने में भीगना, औषधीय मदिरा लगाना आदि जैसे विभिन्न उपचार अपनाने पड़ते थे। हालांकि अब जब उसके पास ऊर्जा का अद्भुत स्पष्ट प्रवाह है तो किन्यू को ठीक होने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वह बिना रुके अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जब वह स्पष्ट प्रवाह उसके शरीर के साथ मिलकर उसकी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। किन्यू अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों से एक भयानक उग्रता झलकती है। स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। पहले मुझे लगा था कि मास्टर झाओ यूंगसिंग के स्तर तक पहुंचने में मुझे 5 या 6 साल लगेंगे, लेकिन इस उल्कापिंड के आंसू के साथ शायद 2 साल ही काफी होंगे। किन्यू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने पिता की नज़र में वह हमेशा अपने बड़े भाई और दूसरे भाई से कमतर रहा है। बड़ा भाई न सिर्फ युद्ध में सेना का नेतृत्व कर सकता है, बल्कि वह एक जियांटियन विशेषज्ञ भी है, और दूसरा भाई शासन प्रशासन में निपुण है। केवल वह तीसरा भाई, जो आंतरिक ऊर्जा संचय न कर सकने वाले दांटियन के साथ पैदा हुआ है, सबसे बेकार है। हालांकि उल्कापिंड आंसू ने उसे एक अवसर दिया है, अपना जीवन बदलने का एक अवसर। पिताजी, मैं बेकार नहीं हूँ। मैं आपकी पीठ पीछे छिपकर बेशर्मी से नहीं जीना चाहता। मैं आपको बता दूंगा कि मैं बड़े भाई और दूसरे भाई जितना ही अच्छा हूँ। उसके मन में सबसे जोरदार आवाजें उठती हैं। इस पल उसकी महान महत्वाकांक्षाएं आसमान जितनी ऊंची उड़ान भरती हैं। ठीक है, चलो प्रशिक्षण शुरू करते हैं। किन्यू ने तुरंत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह पागलों की तरह ट्रेनिंग करता है, पहले से कहीं ज्यादा पागलपन से। अगर झाओ यूनशिंग खुद भी यहाँ आए तो किन्यू की ट्रेनिंग देखकर बुरी तरह डर जाएंगे। वजह यह है कि किन्यू की मौजूदा ट्रेनिंग में उसके शरीर की सहनशक्ति का ध्यान नहीं रखा जाता। वह खुद को पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि दूसरे लोग यह नहीं जान पाते कि जब भी किन्यू एक शारीरिक सीमा तक पहुंचता है तो वह रहस्यमयी निर्मल धारा उसकी मांसपेशियों में प्रवाहित होकर उनकी थकान दूर कर देती है, और जब भी वह एक सीमा पार करता है तो उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो जाती हैं। जैसे जैसे किन्यू लगातार अपनी सीमाओं को पार कर रहा है, वह बहुत तेजी से निखर रहा है, जैसे कोई टूटता हुआ तारा आसमान में छलांग लगा रहा हो। शाम को किन्यू मिस्टी विला लौटता है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहा था और उसका प्रशिक्षण भार पहले से 10 गुना ज्यादा था। फिर भी इस समय उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां अप्रत्याशित रूप से अभी भी ऊर्जावान हैं। B2C7 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 8 आकाश से छलांग 2। उस रात किन्यू अपने कमरे में पैर पर पैर रखकर बैठा है। हर रात वह दुनिया की पवित्र ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने के लिए पैट्रिक ड्रैगन कला की तकनीक का प्रयोग करता है, और फिर जैसे ही यह स्वतः ही बिखर जाती है, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां इस आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेती हैं। आज रात भी यही हुआ। किन्यू फिर से पैट्रिक ड्रैगन कला का प्रयोग करता है। यदि कोई पर्यवेक्षक होता तो वह देखता दुनिया की पवित्र ऊर्जा की विभिन्न अनंत धाराएं किन्यू के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमने लगती हैं। उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है। उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण ये पवित्र ऊर्जा धाराएं अप्रत्याशित रूप से एक नीला कोहरा बना देती हैं। ऐसा लगता है मानो किन्यू का पूरा शरीर नीले कोहरे की एक धुंधली परत में लिपटा हुआ है। उसका शरीर नीले कोहरे में बस एक धुंधलापन सा दिखाई देता है। पवित्र ऊर्जा का भौतिकीकरण। पौराणिक कथा के अनुसार पवित्र ऊर्जा का भौतिकीकरण। अगर कोई आंतरिक विशेषज्ञ या जियांटियन विशेषज्ञ ये देख ले तो वह बुरी तरह डर जाएगा।
पवित्र ऊर्जा अवशोषण की गति स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की शक्ति संवर्धन गति का प्रतिनिधित्व करती है, और जब पवित्र ऊर्जा का भौतिकीकरण हो जाता है तो उस व्यक्ति की अभ्यास गति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाती है। किंवदंती के अनुसार शांक्शियन की पवित्र ऊर्जा अवशोषण क्षमता उस स्तर पर है जहां पवित्र ऊर्जा भौतिक रूप धारण कर लेती है, और यहाँ तक कि जियांटियन विशेषज्ञ भी निश्चित रूप से इस स्तर से नीचे हैं। हालांकि इस समय पवित्र ऊर्जा का भौतिकीकरण एक ऐसे युवक के शरीर पर हो रहा है जो केवल 16 वर्ष का है और बाह्य तकनीकों का अभ्यास करता है। इस समय किन्यू का चेहरा बहुत लाल है, उसका शरीर हल्का सा कांप रहा है, मानो उसे बहुत जोर से उकसाया गया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी उभर आई हैं। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वह दर्द और सदमे में है। हालांकि उमड़ती हुई पवित्र ऊर्जा अभी भी किन्यू के शरीर में लगातार प्रवेश कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी पवित्र ऊर्जा? किन्यू इतना हैरान है कि उसकी बोलती बंद हो गई। जब उसने पैट्रिक ड्रैगन कला का प्रदर्शन किया तो उसके आसपास की पवित्र ऊर्जा बहुत आज्ञाकारी थी और उसने खुद को बहुत तेज गति से अपने में समाहित कर लिया। लेकिन क्योंकि यह बहुत आज्ञाकारी थी और इसे नियंत्रित करना बहुत आसान था, किन्यू ने अप्रत्याशित रूप से कुछ ही देर में सामान्य से 10 गुना ज्यादा पवित्र ऊर्जा अवशोषित कर ली। क्या वो उल्कापिंड जैसा आंसू इसकी वजह हो सकता है? किन्यू के मन में अचानक ही यह ख्याल आता है, लेकिन वह तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, हे भगवान, तुम तो मुझे मार ही डालोगी। इस समय उसके शरीर में उमड़ती पवित्र ऊर्जा उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है। जिस पगडंडी पर केवल 3 लोग साथ साथ चल सकते हैं, उस पर अचानक 10 लोग साथ साथ चलने लगे, और इसके अलावा उस पगडंडी पर चलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो कल्पना करना आसान है कि वह कितनी भीड़भाड़ वाली हो जाएगी। इस समय किन्यू के शरीर की नाड़ियां असाधारण रूप से भरी हुई हैं। पवित्र ऊर्जा की मात्रा, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक है, उसकी नाड़ियों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही है। अत्यधिक पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करना अच्छी बात नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? किन्यू को अपनी नाड़ियों में लगातार दर्द महसूस हो रहा है। वह पवित्र ऊर्जा को नाड़ियों में प्रसारित करने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन चूंकि पवित्र ऊर्जा बहुत अधिक है, इसलिए उसे नियंत्रित करना भी उसके लिए मुश्किल है। यह ऐसा ही है जैसे एक प्रशिक्षक 100 लोगों की गतिविधियों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह अकेले 1000 लोगों की गतिविधियों को निर्देशित नहीं कर सकता। इतना दर्द हो रहा है, क्या मैं इन चैनलों के टुकड़ों में टूटने से मर जाऊंगा? किन्यू मन ही मन कड़वी मुस्कान देता है। पहले तो मुझे लगा था कि यह रहस्यमयी उल्कापिंड जैसा आंसू कोई खजाना है, अब यह मेरे लिए एक आपदा लग रहा है। इतनी पवित्र ऊर्जा पहले से ही मेरी चैनलों में तब तक समाहित है जब तक वे टूट नहीं जाती। किन्यू महसूस कर सकता है कि उसके पूरे शरीर में हर जगह लगातार दर्द हो रहा है। किन्यू की नाड़ियां पहले की पवित्र ऊर्जा की उस छोटी मात्रा के अनुकूल हो गई थीं, लेकिन आज की मात्रा सामान्य से 10 गुना बढ़ गई है, तो वे इसे कैसे सहन कर पाएंगी? उनकी नाड़ियां जरूरत से ज्यादा भर गई हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वे इस वजह से टूटने ही वाली हैं। किन्यू बस सब कुछ घटित होते हुए देख सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। फिज टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अंततः उसकी नलिका का एक स्थान दबाव सहन नहीं कर पाता और फटने लगता है। कोई फायदा नहीं। किन्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। फिज टिल्डर टिल्डर टिल्डर। थोड़ी ही देर में उसके पूरे शरीर की नलियां लगातार हर जगह से फटने लगीं। पिताजी, मुझे लगा था कि मैं अब भी कुछ काम का हूँ और आपकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है मैं पहले की तरह बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। किन्यू निराश है। हालांकि मौत का सामना करने के बावजूद उसे न तो कोई डर है और न ही कोई दुख। शायद मेरे मरने के बाद पिताजी मेरे लिए शोक मनाएंगे। किसी अजीब कारण से किन्यू अप्रत्याशित रूप से इस बारे में सोचता है। हालांकि जब वह अपने सिर में एक मधुमक्खी रखता है तो उसकी छाती में मौजूद उल्कापिंडीय आंसू ऊर्जा की विभिन्न स्पष्ट धाराएं छोड़ते हैं, जो तुरंत किन्यू के पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती हैं। इन रहस्यमय स्पष्ट धाराओं में कोई अज्ञात शक्ति होती है जो अप्रत्याशित रूप से उन टूटी हुई नालियों को फिर से आसानी से आकार लेने देती है। इसके अलावा नवनिर्मित चैनल पिछले चैनलों की तुलना में काफी व्यापक हैं। किन्यू हैरान रह गया। वह ये दृश्य स्तब्ध होकर देखता रहा। ऐसा लगता है उल्कापिंड आंसू उतना सरल नहीं है जितना वह सोचता है। हालांकि चूंकि पवित्र ऊर्जा की वर्तमान मात्रा सामान्य मात्रा से 10 गुना या उससे भी ज्यादा है, इसलिए नई बनी नाड़ियां अभी भी इसके लिए बहुत संकरी हैं। कुछ ही समय में ऊर्जा के धीमे होते प्रवाह के कारण नाड़ियों में रुकावट और भी गंभीर हो जाती है और नाड़ियां फिर से फट भी जाती हैं। इस बार किन्यू निराश नहीं होता। वह ध्यान से उल्कापिंड के आंसू से निकलने वाली उन रहस्यमयी साफ धाराओं का इंतजार करता है। जैसी की उम्मीद थी, उल्कापिंड का फटना किन्यू को निराश नहीं करता। एक बार फिर उल्कापिंड के फटने से बिना किसी कठिनाई के एक साफ धारा निकल रही है और वह साफ महसूस कर सकता है कि यह जहां भी जाती है वहां के चैनल जल्दी ठीक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी चैनल फिर से बन गए हैं। इस बार वे पहले से भी ज्यादा चौड़े हैं। फाड़ना, जोड़ना। यद्यपि पवित्र ऊर्जा बहुत अधिक है, फिर भी फाड़ने संवारने की प्रक्रिया का निरंतर अनुभव करने के बाद नाड़ियां अंततः उसे झेलने में सक्षम हो गई हैं। किन्यू अंततः सफल हो गया। हालांकि बार बार नाड़ियों के फटने का दर्द बाहरी तकनीकों के अभ्यास के दर्द से कहीं अधिक भयानक था। आंतरिक ऊर्जा की विभिन्न प्रबल धाराएं उसके दांतियन में उमड़ती हैं और फिर सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, सूखी रेतीली मिट्टी की तरह। किन्यू के पूरे शरीर का मांस लगातार आंतरिक ऊर्जा खींचता रहता है। उसके मांस और हड्डियां जितनी अधिक आंतरिक ऊर्जा सोखती हैं, वे उतने ही अधिक दुर्जेय होते जाते हैं।
हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, मांस और हड्डियां कम आंतरिक ऊर्जा अवशोषित करती जाती हैं। 4 घंटे बाद किन यू अपनी आंखें खोलता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, जब प्रशिक्षण भार बढ़ता है तो मांस और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और अधिक आंतरिक ऊर्जा भी अवशोषित करती हैं। एक दिन पहले मेरा प्रशिक्षण भार सामान्य भार से 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। अब मैं केवल 4 घंटे ही अवशोषित कर रहा हूँ, लेकिन अवशोषित आंतरिक ऊर्जा की मात्रा पहले से ही लगभग 10 गुना ज्यादा हो गई है। किन यू का चेहरा पसीने से तर है। अभी अभी नहर फटने के दर्द से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। मेरे मांस हड्डियों ने इतनी आंतरिक ऊर्जा सोख ली है, अब मुझे लग रहा है। किन यू अपने पैरों से तेज और जोरदार लात मारता है, जिससे हवा की सरसराहट जैसी आवाजें निकलती हैं। वह लगातार मुक्कों से भी घूंसे मारता है, जिससे उसके सामने की हवा फट जाती है। अब मुझे लग रहा है मेरा पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। किन यू की आंखें अत्यधिक उत्साह से चमक उठीं। इस एक दिन के प्रशिक्षण के बाद वह पूरी तरह से महसूस कर सकता है कि उसकी स्वयं की सुधार गति अत्यंत तीव्र है। 2 साल, क्या मुझे इतने की जरूरत होगी? उसके मुंह के कोनों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। यह अनुमान लगाना व्यर्थ है कि हाउटियन स्तर के शिखर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। उसे बस असली प्रशिक्षण लेना है और तथ्यों के खुद बोलने का इंतजार करना है। समय बीतता है। किन यू पागलों की तरह प्रशिक्षण लेने लगता है। वह दैनिक प्रशिक्षण भार से जुड़ी सावधानियों को ताक पर रख देता है और मानव तंत्रिका की सहनशक्ति की सीमा पर पूरी तरह से प्रहार करता है। अगर जियांटियन विशेषज्ञ भी ये देखने आए कि वह कैसे प्रशिक्षण लेता है, तो वे इस पागल आदमी से डरकर मर जाएंगे। इस तरह का प्रशिक्षण आत्महत्या है। अपने शरीर पर 300 जिन वजन लेकर वह अपने हाथों से 2 विशाल पत्थर, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई सौ जिन है, ऊंचा उठाता है। इस तरह वह 1 घंटे तक अपनी सबसे तेज गति से दौड़ता है। इसके बाद वह पत्थर फेंक देता है और 300 जिन वजन उठाकर झील में 100 से ज्यादा चक्कर लगाता है। फिर वह इस तरह के प्रशिक्षण को दोहराता है। यह इंसानी कल्पना से बिल्कुल परे है। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। क्या वाकई कोई इंसान इतना कुछ सह सकता है? हालांकि किन यू खुश और जीवंत है। उसके शरीर की दृढ़ता, लचीलापन और चपलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी आंखें भी तेज और तेज होती जा रही हैं। किन यू हमेशा 300 जिन वजन उठाते समय अपनी भुजाओं की शक्ति का परीक्षण करता है। एक हाथ से 300 जिन उठाने से वह एक हाथ से लगातार 400 जिन, 450 जिन, 500 जिन, 550 जिन, 600 जिन और 700 जिन तक वजन उठा सकता है। हालांकि उसकी भुजाओं की शक्ति में सुधार होने के बावजूद किन यू की एक हाथ की शक्ति की कोई ऊपरी सीमा नहीं लगती। एक पीक हॉटियन विशेषज्ञ के एक हाथ में 700 से 800 जिन की ताकत होती है। संक्षेप में, सिर्फ 1 साल में किन यू की एक भुजा शक्ति इस तथाकथित एक भुजा शक्ति के शिखर को पार कर गई है। उसकी शक्ति, चपलता और यहाँ तक कि उसके शरीर की आक्रमण प्रतिरोधक क्षमता सभी लगातार कियानलॉन्ग महाद्वीप पर बाह्य अभ्यास के कथित शिखरों को चुनौती दे रहे हैं। किन यू अभी भी बिना किसी कमी के बहुत तेजी से सुधार कर रहा है। इसके अलावा उसे जियांटियन ऊर्जा का जरा भी एहसास नहीं होता, जिसका मतलब है कि वह अभी भी एक हाउटियन विशेषज्ञ है। कोई नहीं जानता कि हाउटियन स्तर के शिखर पर किन यू के गुण कितने महान होंगे। निष्कर्षतः सामान्य बुद्धि से किन यू की वर्तमान उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनके द्वारा बाह्य साधना का एक चमत्कार आरंभ किया जा रहा है। B2C8 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 9। चट्टान के भीतर चट्टान। 1 माउंट डोंगलैन 3000 मीटर ऊंचा है। इतना ऊंचा पर्वत प्राकृतिक रूप से घने जंगलों से घिरा है। यहाँ तक कि पहाड़ के जंगलों की गहराई में जंगली जानवर भी छिपे रहते हैं। लेकिन इस समय डोंगलैन पर्वत के एक बेहद दुर्गम जंगल में एक आदमी की आकृति बहुत तेजी से आगे पीछे घूम रही है। वह चीते की तरह फुर्तीला और बंदर जैसा कुशल है। पल भर में वह एक पेड़ की शाखा पर कई दसियों मीटर ऊपर छलांग लगा लेता है और फिर एक शाखा से दूसरी शाखा पर आसानी से छलांग लगा लेता है। सबसे असाधारण बात यह है कि यह आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे हवा की कोई आवाज नहीं आती। वह छाया अचानक बिजली की तरह कई दसियों मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरती है। एक तेज छपाक के साथ वह जंगल की गहराई में एक छोटी सी झील में उतर जाती है। झील, जो साफ और सुंदर है मानो जैद से बनी हो, तुरंत लहरों से भर जाती है। यह अनाम छोटी सी झील बहुत साफ है और इसके तल पर पत्थरों की पटरियां भी साफ दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। किन यू अचानक पानी की तलहटी से बाहर आता है। वह अनायास ही अपना सिर हिलाता है, जिससे पानी की फुहारें चारों ओर बिखर जाती हैं। किन यू को 1.5 साल से उल्कापिंड का दर्द है। 1.5 साल पहले उसकी ताकत मान डोंट के स्तर तक पहुंच गई थी, जो एक जन्मजात महान शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति था। उसकी चपलता और भी बेजोड़ है, और क्योंकि सामान्य हथियार अब उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये स्पष्ट है कि उसका लचीलापन और दृढ़ता कितनी महान है। हालांकि किन यू ने दस्ताने नहीं पहने हैं, फिर भी उसकी उंगलियां नीले पत्थरों को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकती हैं। इसके अलावा उसकी उंगलियों की त्वचा जरा भी सख्त नहीं हुई है। ये झाओ यूनशिंग के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। किसी व्यक्ति की उंगलियां एक ही समय में संवेदनशील और बेहद सख्त कैसे हो सकती हैं? सिद्धांत रूप में, क्योंकि किन यू झाओ यूनशिंग के स्तर तक पहुंच गया है या उससे भी आगे निकल गया है, उसे हाउटियन स्तर के तथाकथित शिखर तक पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि किन यू की विभिन्न शारीरिक क्षमताएं अभी भी बेहद तेज गति से विकसित हो रही थीं। अपनी प्रगति को बहुत भयावह महसूस करते हुए वह सीधे जंगलों की गहराइयों में प्रशिक्षण लेने चला गया, ताकि विला के लोग उसके बारे में बातें न करें। जंगल की गहराइयों में हर जगह विशाल चट्टानें दिखाई देती हैं।
इसके अलावा यहाँ का प्रशिक्षण उनके 7 नॉर्थ स्टार्स मूनलाइट डांस बॉडी मैन्यूवरिंग कौशल के लिए और भी अधिक लाभदायक है। आखिरकार जंगल की गहराइयों में मूलतः कोई रास्ता नहीं है, केवल विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां बॉडी मैन्यूवरिंग कौशल के अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी हैं। सिर्फ 1.5 साल में मेरी एक भुजा की शक्ति 1000 जिन तक पहुंच गई है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो किन यू हल्की सी मुस्कान देती है। एक भुजा की उठाने की शक्ति और एक मुक्के की प्रभाव शक्ति बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। एक भुजा से मुक्का मारने की तुलना में उठाना कहीं अधिक कठिन है। यदि एक भुजा 1000 जिन उठा सकती है तो मुक्का मारते समय उत्पन्न प्रभाव शक्ति निश्चित रूप से 10,000 जिन के भार से अधिक होगी। यहाँ तक कि मन डोंग, जो सबसे शक्तिशाली बाहरी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, भी इतनी भयानक शक्ति देखकर अचंभित रह जाएगा। पिछले 6 महीने से मैंने ये 300 जिन वजन लगभग कभी नहीं उतारे। ये वजन उतारने के बाद मैं कितना तेज हो जाऊंगा, किन यू मन ही मन सोचता है। अगर दूसरे लोग इसके बारे में सुनेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा। जंगल में अभी किन यू बहुत तेजी से आगे पीछे घूम रहा था। उसकी गति सामान्य बाहरी विशेषज्ञों से भी तेज थी, हालांकि यह उसकी 300 जिन वजन उठाने की गति मात्र थी। धमाका! कई तेज आवाजों के बाद काले लोहे के आर्म गार्ड और लेग गार्ड और काले सोने की अंडरशर्ट पहले ही एक तरफ गिर चुकी है। हाँ, चलो अब कोशिश करते हैं। किन यू अचानक धनुष से छूटे तीर की तरह आसमान में उछलता है। वह सीधे पानी से बाहर निकलता है और फिर हवा में आराम से अपने शरीर को झुलाता है। अप्रत्याशित रूप से वह आराम करता है। हाँ, वह आराम करता है, हालांकि केवल 2 या 3 सेकंड के लिए। यह इस बात की सूक्ष्मता है कि किस प्रकार किन यू का शारीरिक संचालन कौशल वायु बलों का उपयोग करता है। फुस! शरीर के हिलते हुए झटके के साथ किन यू तेजी से नीचे कूदता है और जमीन पर गिरता है। धमाका! पैरों से धक्का लगने के बाद उसका पूरा शरीर श्वा की आवाज के साथ गायब हो जाता है। फिर आसपास के बड़े पेड़ लगातार हिलने लगते हैं। जंगल में बिजली की तरह एक अस्पष्ट आवाज आगे पीछे हो रही है। लैंडिंग! किन यू अचानक झील के किनारे प्रकट होता है। उसका चेहरा बेहद उत्साहित दिख रहा है। 300 जिन वजन उतारने के बाद मेरी गति एक स्तर से भी ज्यादा बढ़ गई है। वाकई बहुत तेज। लेकिन किन यू भौहें चढ़ाता है। बस इतनी तेज गति पर हवा का प्रतिरोध बहुत भयानक हो जाता है। 7 उत्तरी तारों के चांदनी नृत्य के अपने वर्तमान स्तर के साथ भी मैं अभी भी प्रतिरोध को पूरी तरह से बेअसर नहीं कर सकता। गति जितनी तेज होगी, हवा का प्रतिरोध उतना ही प्रबल होगा। किन यू की गति अभी अभी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। वह पहले हवा के प्रतिरोध को आसानी से बेअसर कर सकता था, लेकिन इतनी तेज गति के साथ उसके पास हवा के प्रतिरोध को पूरी तरह से बेअसर करने का कोई तरीका नहीं है। लगता है मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूँ। मुझे पूरी कोशिश करते रहना होगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर में मेरी सीमा क्या है। किन यू की आंखें उत्साह और जोश से चमक रही थीं। किन यू माउंट डोंगलैन के जंगलों की गहराई में कठिन प्रशिक्षण जारी रखता है। देर रात चू राजवंश की राजधानी में शाही महल के हुआ यांग हाउस में। हुआ यांग हाउस वह जगह है जहां शाही उपपत्नी यू रहती है। आज रात चू सम्राट जियांग गुआंग शाही उपपत्नी यू के हुआ यांग हाउस का दौरा कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ अंतरंग होने के बाद जियांग गुआंग और शाही उपपत्नी यू गहरी नींद में सो गए हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी 2 महिलाएं नींद में हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। गहरी नींद में सो रहे जियांग गुआंग अचानक कांपने लगते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो बेहद घबराए हुए और बेचैन हैं। नहीं, मत करो, मत करो, जियांग गुआंग बहुत धीमी और भ्रमित आवाज में लगातार कहता रहता है। वह जो कह रहा है उसे साफ साफ सुनना नामुमकिन है। हालांकि आगे चलकर जियांग गुआंग का पूरा शरीर कांप उठता है और उसके बगल में बैठी शाही उपपत्नी यू अचानक जाग जाती है। महाराज, महामहिम, क्या आप ठीक हैं? महामहिम! ये देखकर कि जियांग गुआंग का चेहरा बहुत लाल है, शाही उपपत्नी यू घबराने से खुद को नहीं रोक सकी। मर जाओ! अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए जियांग गुआंग अचानक चिल्लाता है और अपनी बाहें लहराता है, जो तुरंत शाही उपपत्नी यू के शरीर पर टूट पड़ती हैं। धमाका! शाही उपपत्नी यू बिस्तर से नीचे गिर पड़ती है। मुंह से खून थूकते हुए वह अविश्वास से जियांग गुआंग को देखती है, क्योंकि वह वही शाही उपपत्नी है जिसे सम्राट सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता है। इसी समय जियांग गुआंग भी जाग जाता है। वह देखता है कि शाही उपपत्नी यू खुद ही गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी ठंडक है। कोई शाही डॉक्टर को बुलाओ। ये कहते हुए जियांग गुआंग शाही उपपत्नी यू पर ध्यान देना बंद कर देता है। वह कपड़े पहनता है और बुरी तरह घायल शाही उपपत्नी यू की ओर देखे बिना ही उसके पास से निकल जाता है। थोड़ी देर में जियांग गुआंग शाही अध्ययन कक्ष में प्रकट हुआ। काले कपड़े पहने एक बाज जैसा हुक्नुमा नाक वाला आदमी सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा था। यांग ली 3 पूर्वी क्षेत्र काउंटियों के प्रभारी हैं, है ना? जियांग गुआंग ने ठंडे स्वर में पूछा। जी हाँ, महाराज, हुक्नुमा नाक वाला आदमी सम्मानपूर्वक उत्तर देता है। जियांग गुआंग अचानक उठ खड़ा होता है, उस टेढ़ी नाक वाले आदमी को घूरता है और कहता है, किंदे के बारे में सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करो और मुझे बताओ। साथ ही पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों में निगरानी बल भी बढ़ाओ। मुझे नहीं लगता कि उसके पास सिर्फ 6 लाख सैनिक हैं। तुम्हें जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसके पास क्या क्या तरकीबें हैं। यांग ली को इतने सालों बाद इतनी कम जानकारी ही मिल पाई है। वह वाकई बेकार है। अब से पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों की पूरी खुफिया सेवा का जिम्मा झेंझू को सौंप दो। यांग ली को वापस भेज दो। हाँ। हुक्नुमा नाक वाला आदमी घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है,
तुम जा सकते हो। जियांग गुआंग ने आस्तीन हिलाकर उसे जाने दिया। हुक्नुमा नाक वाला आदमी झुकता है और फिर शरीर हिलाते हुए सीधे शाही अध्ययन कक्ष में गायब हो जाता है। जियांग गुआंग आगे देखता है लेकिन उसका दिमाग कुछ और सोच रहा है। अगर मैं किंदे के बारे में पूरी जांच पड़ताल और पता नहीं लगा पाया तो मैं ठीक से सो और खा नहीं पाऊंगा। जियांग गुआंग को बार बार एक बुरा सपना आता है जिसमें किंदे उसे मार देता है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि किंदे को उस घटना का पता चल जाएगा, इसलिए वह किन वंश का सफाया करना चाहता है। हालांकि किन वंश कई सौ सालों से पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों पर नियंत्रण रखता आया है और इसलिए जियांग गुआंग के लिए यह एक गहरी जड़ वाली समस्या है जिसे वह अपनी मर्जी से आसानी से खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल जियांग गुआंग की रणनीति किंदे की स्पष्ट जाँच पड़ताल करना है। अगर किंदे ने विद्रोह का कोई संकेत दिया तो वह पूरे राज्य की सेना को किन वंश का नाश करने के लिए जुटा देगा। अगर किंदे को अब भी उस पिछली घटना का पता नहीं चला और उसने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया तो यह मामला खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफ यांग ली बिल्कुल बेकार है, लेकिन झेंझू को सब पता चल ही जाएगा। किंदे, तुम्हें उस घटना के बारे में पता ही न चले। तुम्हें पूर्वी विजेता राजकुमार के रूप में अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर तुम सचमुच विद्रोह करना चाहते हो तो। जियांग गुआंग की आंखों से भयंकर ठंडी किरणें निकल रही थीं। B2C9 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 10। चट्टान के भीतर चट्टान 2। माउंट डोनग्लेन के जंगल में एक छोटी सी झील के किनारे पूरे 10 दिन हो गए हैं। किन्यू एक विशाल चट्टान से पीठ टिकाए हुए है। मुंह में घास का एक पत्ता लिए वह शक्तिहीन भाव से सामने झील को देख रहा है। किन्यू अब 18 साल का हो गया है। 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक पूरे 10 सालों तक उसके शरीर में लगातार सुधार और बदलाव होते रहे। उल्कापिंड विदारक मीटियोरिक टियर प्राप्त करने के बाद उसका सुधार विशेष रूप से तेजी से हुआ, मानो कोई उल्कापिंड आकाश में उछल रहा हो। हालांकि कुछ समय पहले किन्यू ने पाया कि उसकी प्रगति धीमी पड़ने लगी है और पिछले 10 दिनों से उसे शायद ही कोई सुधार दिखाई दिया हो। लगता है मैं आखिरकार अपने हाउटियन स्तर के शिखर पर पहुंच गया हूँ। किन्यू अचानक हंस पड़ा। हाउटियन स्तर के शिखर पर दूसरे लोगों के एक हाथ में 700 से 800 जिन की ताकत होती है। आज मेरे शरीर पर 300 जिन का वजन होने के बावजूद मैं एक हाथ से 1400 जिन की वस्तु उठा सकता हूँ। अगर मैं वजन हटा दूं तो शायद मैं 1500 जिन भी उठा सकूंगा। चपलता, उसकी ताकत की तुलना में उसकी चपलता और भी ऊंची है। अपने द्वारा विकसित शरीर चालन कौशल के बल पर वह अपनी सबसे तेज गति से हवा के प्रतिरोध को भी बेअसर कर सकता है। अगर किन्यू अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़े तो उसका पूरा शरीर धुंधला हो जाएगा। जिनके पास कम शक्ति है वे उसकी आकृति भी नहीं देख पाएंगे। ताकत, चपलता, संवेदनशीलता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, किन्यू हर पहलू में अमानवीय स्तर पर पहुंच गई है। केवल शक्ति के मामले में जियांटियन विशेषज्ञ भी उससे कहीं कमतर हैं। हालांकि अगर जियांटियन विशेषज्ञ अपने शरीर में जियांटियन आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो किन्यू के लिए उन्हें हराना मुश्किल होगा। जिनके पास जियांटियन ऊर्जा है वे जियांटियन विशेषज्ञ हैं। सब कुछ के बावजूद वे जियांटियन स्तर के हैं। जियांटियन और हाउटियन मूलतः भिन्न हैं। हाउटियन स्तर के शिखर को पार करने के बाद मुझे जियांटियन स्तर पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मैं बाहरी तकनीकों का अभ्यास करता हूँ। जियांटियन स्तर तक पहुँचने के लिए एक बाहरी अभ्यासी को क्या करना चाहिए? किन्यू फुसफुसाता है। फिलहाल उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आखिरकार शरीर प्रशिक्षण के जरिए कोई भी जियांटियन स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अचानक एक गूंजती हुई चील की आवाज सुनाई देती है। फिर तेज हवा के झोंके की तेज सरसराहट किन्यू तक पहुँचती है। एक विशाल काला चील आसमान से उतरकर उसके पास आकर बैठ जाता है। तुम आ गई, शियाओ हेई। इस बार तुम अचानक पूरे 3 दिन के लिए बाहर चली गई। साले, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई हो। किन्यू ने काले चील के मुकुट को प्यार से सहलाते हुए कहा। सिर्फ वही काले चील के मुकुट को सहला सकता है, दूसरे लोग उसे छू ही नहीं सकते। काला चील 2 साल पहले की तुलना में अब एक साइज बड़ा हो गया है। सिर्फ खड़े होने पर ही इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक पहुंच जाती है। एक बार जब यह अपने पंख फैला लेता है तो किन्यू काले चील की पीठ पर लेटकर अपना शरीर घुमा भी सकता है। पहले इसका मुकुट शुद्ध सुनहरा था, लेकिन अब इसमें लाल रंग का एक रंग आ गया है जिससे ये ज्वाला जैसा दिखता है। काला बाज किन्यू को नाराजगी से देखता है और जल्दी से अपने पंख भी फड़फड़ाता है। जैसे ही किन्यू ये देखता है वह हंस पड़ता है। वह और काला बाज इतने सालों से साथ हैं, इसलिए वह काले बाज की आंखों के हर भाव का मतलब अच्छी तरह समझ सकता है। ठीक है, तुम मुझे भूली नहीं हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। ठीक है, किन्यू हंसते हुए बोली। तभी काला चील अपना सिर हिलाता है। किन्यू अपनी हंसी रोक नहीं पाता। जियाओ हेई, आओ, मैंने बहुत दिनों से तुमसे लड़ाई नहीं की है, चलो मुकाबला करते हैं। जैसे ही किन्यू कह रहा होता है उसका शरीर तुरंत काले चील की ओर दौड़ पड़ता है। वह अपने हाथ को पंजे में बदल लेता है और चील को पकड़ लेता है। काला चील अपने विशाल सिर को ऐसे हिलाता है मानो वह किसी मस्ती के मूड में हो। अपने पंख फड़फड़ाकर वह किन्यू के प्रहार को आसानी से रोक लेता है। जब किन्यू का चील का पंजा काले चील के पंख पर लगता है तो अचानक एक ऐसी आवाज आती है मानो वह अभी अभी किसी स्टील से टकराया हो। किन्यू की उंगलियां उस चील के पंजे वाले राजा से भी ज्यादा मजबूत हैं, फिर भी उसकी उंगलियां काले चील को चोट नहीं पहुंचा पाती। तुम्हारे काले पंख तो काले लोहे के बराबर हैं। किन्यू एक कदम पीछे हटता है, ये देखकर कि उसकी उंगलियों का शक्तिशाली आक्रामक बल केवल कुछ बाहरी पंखों पर ही निशान छोड़ सकता है। वह खुद को शक्तिहीन महसूस करने से नहीं रोक पाता।
काले बाज के पंख चमकदार काले और बेहद तीखे होते हैं। उसके पंख पंखों की एक मोटी परत से ढके होते हैं, लेकिन किन्यू की उंगलियों का प्रहार पंखों के एक छोटे से हिस्से को भी नहीं भेद पाता। इसलिए कल्पना की जा सकती है कि काले बाज की रक्षा कितनी भयानक होगी। काला गरुड़ अपने पंखों को अव्यवस्थित ढंग से फड़फड़ाते हुए गर्व से अपना सिर हिलाता है। घमंड मत करो, लगता है मुझे यही एक चाल चलनी पड़ेगी। किन्यू जल्दी से अपने काले लोहे के आर्म गार्ड, लेग गार्ड और काले सुनहरे रंग का अंडरशर्ट उतार देता है। उसे तुरंत हल्कापन महसूस होता है, मानो उसका पूरा शरीर हंस का पंख हो। काले चील की रक्षा प्रणाली बेहद मजबूत है, लेकिन उसका आक्रमण उससे भी ज्यादा भयावह है। उसके ये 2 पंजे काले लोहे को भी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से बेहद बेहतरीन ज़ियान ग्रेड हथियारों के बराबर हैं। लेकिन किन्यू के शरीर की रक्षा प्रणाली काले लोहे के हथियारों का भी सामना नहीं कर पाती। काले चील के पंजों की तो बात ही छोड़िए। हाँ, क्या तुम तैयार हो चुदने के लिए? किन्यू का पूरा शरीर एक झटके में हिलने लगता है। हाँ, उसका एकमात्र समाधान है गति का उपयोग करें। हवा में काले चील की गति तेज होती है, जमीन पर उसकी चपलता भी काफी अच्छी होती है, लेकिन असाधारण चपलता वाले किन्यू की तुलना में वह अभी भी थोड़ा धीमा है। हालांकि 300 जिन वजन उतारने के बाद ही किन्यू काले चील से तेज हो पाया। वाह! पैरों के एक धक्के से किन्यू का पूरा शरीर धुंधला हो जाता है। जैसे ही उसके पैर आसपास के पेड़ों या चट्टानों को छूते हैं, वह तेजी से दिशा बदल लेता है। जब वह अपनी सबसे तेज गति पर पहुंचता है तो ऐसा लगता है मानो वह एक ही समय में चारों दिशाओं से काले चील पर हमला कर रहा हो। अपने पंखों को फड़फड़ाते ही काला चील बेहद तेज गति से चलने लगता है। पंखों को फड़फड़ाकर वह आसानी से दिशा भी बदल सकता है। चील का शरीर पूरी तरह से गति के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उसे हवा का प्रतिरोध कम से कम झेलना पड़े। एक आदमी और एक बाज एक दूसरे पर बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं। मेरी तेज हीरे जैसी उंगली का स्वाद चखो। किन्यू की तर्जनी उंगली हवा में एक तीखे तीर की तरह चुभती है और काले चील की छाती पर जोर से लगती है। यह उसकी सबसे शक्तिशाली उंगली शक्ति है, लेकिन ये पंखों के केवल एक छोटे से हिस्से को ही नुकसान पहुंचा पाती है, जबकि काले चील की छाती पर पंखों की एक मोटी परत होती है। काला चील बहुत गुस्से में लग रहा है। वह अचानक अपनी गति दोगुनी कर देता है। पल भर में लड़ाई वाली जगह पर सिर्फ धुंधली सी जगहें ही धुंधली दिखाई देने लगती हैं। अरे, पागल हो गए हो क्या? किन्यू जोर से चिल्लाया। उसकी गति भी चरम पर पहुंच गई है। 7 उत्तरी तारों के चांदनी नृत्य का प्रयोग करते हुए वह चांदनी में किसी नर्तक जैसा दिखता है। वह आसानी से काले चील के साथ साथ बेहद तेजी से चलता है और अपने हाथों से उस पर लगातार हमला करता रहता है। हालांकि काले चील की गति तेज है, फिर भी उसके हर वार को किन्यू बहुत पहले ही भांप लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्यू के शरीर चालन कौशल का आधार वायु बलों का उपयोग करना है, लेकिन हर बार जब काला चील हमला करता है तो हवाएं अपने आप बदल जाती हैं, जिसका पता किन्यू को भी लग जाता है। अचानक एक गूंजती हुई चील की चीख सुनाई देती है। काला चील आखिरकार पागल हो गया है। हु टिल्डर टिल्डर टिल्डर। वह पागलों की तरह तेजी से अपने पंख फड़फड़ाता है। पल भर में मानो लड़ाई वाली जगह पर तूफान आ गया हो। आसपास के सभी पेड़ हवा से जमीन की ओर झुक जाते हैं। फिर कई टक की आवाजों के साथ कुछ शाखाएं लगातार टूट जाती हैं। स्वाभाविक रूप से हवा की यह भयानक गति किन्यू की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। किन्यू मुस्कुराती है। अभी भी वही पुरानी चाल। किन्यू का शरीर तेजी से उत्तर की ओर दौड़ता है। कई बार एक दूसरे से लड़ने के कारण वह और चील एक दूसरे की तकनीकों से बेहद परिचित हैं। इसलिए काली चील के इस कौशल का सामना करते ही वह बिना समय गंवाए एक जगह की ओर दौड़ पड़ता है। चट्टानी जंगल। चट्टानी जंगल का नाम ही सब कुछ कह देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां चट्टानें बड़ी संख्या में खड़ी हैं। हालांकि चूंकि यह जगह किन्यू और काले चील के बीच कई भीषण लड़ाइयों से गुजर चुकी है, इसलिए सभी छोटी चट्टानें या तो उड़ गई हैं या टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। अब यहाँ केवल कुछ विशाल चट्टानें बची हैं जिनका वजन कई हजार जिन है। चट्टानी जंगल में किन्यू पथरीले जंगल में आसानी से आगे पीछे चल रहा है। काला चील काले वज्र की तरह उसका पीछा कर रहा है। सिर्फ गति के मामले में चील असल में किन्यू से थोड़ी कमजोर है, लेकिन वह उससे काफी कम संवेदनशील है। किन्यू चलते हुए आसानी से दिशा बदल सकता है। भले ही वह पूर्व की ओर बहुत तेज दौड़ रहा हो, वह पल भर में पश्चिम की ओर मुड़ सकता है। धमाका 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 धमाका। किन्यू लगातार काले बाज पर चाकू, मुट्ठी और भाले जैसे हाथों से वार करता है, जबकि बाज अपनी चोंच और पंखों के संयोजन से उस पर हमला करता है। हालांकि उसके ये तीखे पंजे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि आखिर वह केवल ऊपर उड़कर ही किन्यू पर पंजों से हमला कर सकता है। लेकिन अगर वह ऊपर उड़ता है तो किन्यू निष्क्रिय हमले के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता और लड़ाई उबाऊ हो जाएगी। धमाका। काला चील अपने पंख फड़फड़ाता है। किन्यू के बचने पर पंख एक तरफ एक विशाल चट्टान से टकराकर टूट जाता है। चील के पंखों की कठोरता वाकई लाजवाब होती है, इसलिए वह पंख उस विशाल चट्टान को चकनाचूर कर देता है। किन्यू अचानक बाज की गर्दन पर हथेली से वार करता है, लेकिन बाज अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाता है। किन्यू का भारी हथेली का वार फिर एक विशाल चट्टान से जोरदार तरीके से टकराता है।
स्वाभाविक रूप से इस हथेली के वार से वह विशाल चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि बल या कठोरता के लिहाज से किन यू का हथेली का वार उस समय के 8 महान बाहरी विशेषज्ञों में से लौह रेत हथेली विशेषज्ञ से भी ज्यादा जबरदस्त था। एक आदमी और एक बाज इसी तरह लड़ते रहते हैं। ये पूरे चट्टानी जंगल के लिए वाकई अशुभ है, क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें उड़ा देते हैं। हाँ, जोर से चिल्लाते हुए किन यू अचानक हवा में उछलता है और फिर काले बाज की ओर नीचे की ओर वार करता है। इस समय बाज एक विशाल चट्टान से अपनी पीठ टिकाए हुए है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अपने पंखों की एक सहज गति से वह अविश्वसनीय रूप से कई मीटर दूर खिसक जाता है। इसलिए किन यू की हथेली का जोरदार वार उस विशाल चट्टान पर पड़ता है जिस पर बाज अपनी पीठ टिकाए हुए था। धमाका, चट्टान टूट जाती है, लेकिन किन यू हिलना बंद कर देता है। जियाओ ही, चलो रुकते हैं। जब किन यू की हथेली का प्रहार हुआ तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस विशाल चट्टान से तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। इससे पहले जब उसने दूसरे विशाल पत्थरों को तोड़ा था तब भी ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई थीं, लेकिन वे कोई खास नहीं थीं। हालांकि इस विशाल चट्टान की प्रतिक्रिया वाकई इतनी जबरदस्त थी कि उसकी हथेली भी झंझना उठी। किन यू की चीख सुनकर काला चील भी संदेह से देखने के लिए आता है। यह क्या है? किन यू आश्चर्य से अपने सामने जलती हुई लाल चट्टान को देखता है। नहीं, इसे चट्टान नहीं, क्रिस्टल कहना चाहिए। क्या वह चट्टान जो लाल रंग की ज्वलंत प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है, उसे भी चट्टान कहा जा सकता है? किसने सोचा होगा कि 10,000 जिन की एक विशाल चट्टान के टूटने के बाद उसके अंदर एक लाल धधकता हुआ क्रिस्टल निकलेगा? ये क्रिस्टल बहुत बड़ा है, किन यू से लगभग आधा ऊंचा और लगभग एक आदर्श बेलनाकार आकार का है। सटीक रूप से कहें तो यह एक छड़ है, बस ये छड़ सामान्य छड़ों से बहुत छोटी और मोटी है। यह एक इंसानी जांघ जितनी मोटी है। किन यू ने इस क्रिस्टल को दोनों हाथों से पकड़ रखा है और उसे लग रहा है कि यह गर्म है। ओह, कितना भारी! वह ये देखकर हैरान रह गया कि क्रिस्टल असाधारण रूप से भारी है। उसने तुरंत अपने हाथों की ताकत लगाई। अचानक धीमी आवाज में उसने जलते हुए लाल क्रिस्टल को ऊपर उठा लिया। किन यू की आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। हे भगवान, किसने सोचा होगा कि इतने छोटे सिलेंडर का वजन लगभग 2000 जिन होगा। B2C10 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 11 फोर्जिंग ग्रैंडमास्टर 1। ये चीज असल में क्या है? भौहें चढ़ाते हुए किन यू अपने हाथों में जलते लाल क्रिस्टल को ध्यान से देखता है। ये क्रिस्टल असामान्य रूप से भारी है और यहाँ तक कि ज्वलंत लाल प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित करता है। ये क्रिस्टल स्वयं भी गर्म है। किन यू ने राजसी हवेली में ढेर सारे खजाने देखे हैं और मिस्टी विला में कई किताबें भी पढ़ी हैं, इसलिए कियान लॉन्ग महाद्वीप पर कुछ ही खजाने ऐसे हैं जिनके बारे में उसे अभी तक पता नहीं है। हालांकि जब इस ज्वलंत लाल क्रिस्टल की बात आती है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह क्या है। किन यू ने जलता हुआ लाल क्रिस्टल गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। जाहिर है ये बहुत भारी था। चलो पहले इसकी कठोरता परखते हैं। ये क्रिस्टल इतना भारी है कि मेरी हथेली से पत्थर तोड़ने पर भी यह टूट नहीं सकता, इसलिए ये बहुत कठोर होना चाहिए। किन यू अपने हाथ से एक पंजा बनाता है और फिर ईगल क्लॉ आर्ट तकनीक अपनाता है। वह जलते हुए लाल क्रिस्टल को जोर से पकड़ता है। एक तेज धात्विक ध्वनि उठती है। जलते हुए लाल क्रिस्टल को एक खरोंच तक नहीं आती। सस टिल्डर टिल्डर। किन यू ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उसे पांचों हमलावर उंगलियों में झुनझुनी महसूस हुई। पंजे का वार उसकी पूरी ताकत से किया गया था, फिर भी वह क्रिस्टल को खरोंच तक नहीं पाया, इसलिए उसकी कठोरता का अंदाजा लगाना आसान है। किन यू भौहें चढ़ाकर सोचता है। अचानक वह पलटकर कहता है, जियाओ ही, तुम आओ और परख लो कि यह क्रिस्टल कितना कठोर है। जियो हे उत्साह में 1-2 बार अपना सिर हिलाता है। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह ऊपर उड़ता है और फिर नीचे गोता लगाता है। अपने तीखे पंजों से वह क्रिस्टल को बेरहमी से पकड़ लेता है। एक जोरदार धातु की आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन क्रिस्टल को एक खरोंच तक नहीं आती। जियाओ हे जमीन पर गिरता है और किन यू को आंख मारता है। बहुत निराश दिखता है, मानो उसे अपने पंजों के हार जाने का दुख हो। किन यू हक्का बक्का रह गया। काफी देर बाद उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ, मुझे बड़ी कामयाबी मिली। जियाओ हे के पंजे काले लोहे को भी कागज की तरह आसानी से फाड़ सकते हैं। उनकी कठोरता शियान श्रेणी के हथियारों के बराबर है। चूंकि उसके पंजे भी क्रिस्टल को नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये कम से कम एक कीमती फोजिंग सामग्री तो है ही। चलो युचांग तलवार से फिर से परीक्षण करते हैं। वाह! किन यू हाथ हिलाकर इशारा करता है। काली रोशनी की एक किरण चमकती हुई लाल क्रिस्टल पर तेजी से वार करती है। एक झंझनाहट सुनाई देती है। युचांग तलवार हाथ में लिए किन यू उत्साह से अपने सामने जलते लाल क्रिस्टल को देखता है। इतना विशाल उच्च श्रेणी का अयस्क निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना है। शायद इससे उच्च शियान श्रेणी के हथियार भी बनाए जा सकते हैं। युचांग तलवार एक निम्न शियान श्रेणी का हथियार है। अयस्कों को अंततः हथियार बनाने के लिए कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन हथियार उन अयस्कों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं जिनसे वे बनते हैं। उदाहरण के लिए, जिन उल्कापिंडों से युचांग तलवार गढ़ी गई थी, वे तलवार से किए गए प्रहारों का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि युचांग तलवार भी इस ज्वलंत लाल क्रिस्टल पर कोई निशान नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसकी कठोरता जरूर चौंकाने वाले स्तर की होगी। युचांग तलवार से काटे जाने के बाद भी मध्य शियान श्रेणी के अयस्क बेदाग नहीं रह सकते। फिर यह ज्वलंत लाल क्रिस्टल कैसे रह सकता है? यह उच्च श्रेणी का अयस्क है, या शायद उससे भी बेहतर।
किन यू की आंखें चमक उठीं। आम लोगों के लिए ये कल्पना करना नामुमकिन है कि एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ एक बेहतरीन हथियार के लिए कितना लालायित रहता है। बेशक किन यू एक बेहतरीन हथियार का सपना देख रहा था। क्रिस्टल स्वयं युचांग तलवार से कहीं अधिक कठोर है। यदि इसे हथियार के रूप में ढाला जाए तो जियाओ ही, चलो विला में वापस चलते हैं। किन यू अपना कोट उतारता है और उससे ज्वलंत लाल क्रिस्टल को ढक देता है। फिर वह क्रिस्टल को गले लगा लेता है। वह ये भी जानता है कि वह इस क्रिस्टल जैसे खजाने के बारे में सबको नहीं बता सकता। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं है, वह राजसी हवेली के नियमों से वाकिफ है। हवेली में युचांग तलवार जैसी क्षमता वाले हथियार भी गुप्त रूप से रखे जाते हैं। इस अनमोल ज्वलंत लाल क्रिस्टल की तो बात ही छोड़िए। 2000 जिन क्रिस्टल को गले लगाते हुए किन यू तुरंत मिस्टी विला की ओर दौड़ पड़ा। शायद सिर्फ वही, जो इतना असाधारण है, इस क्रिस्टल को उठा सकता है। मिस्टी विला में किन यू एक भूमिगत गुप्त कमरे से आराम से बाहर निकलता है। जंगल की गहराइयों से 2000 जिन वापस लाना वाकई थोड़ा थका देने वाला था। चेहरे पर मुस्कान लिए वह अपनी बाहें इधर उधर घुमाता है। इतना बड़ा खजाना पाकर किन यू बहुत खुश है। अगर पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा तो वे जरूर बहुत खुश होंगे। मुस्कुराते हुए किन यू लियान यान के घर की ओर जाता है। अचानक पीछे से 2 लोग उसकी ओर आते हैं। उनमें से एक युवक है जो किन यू से थोड़ा लंबा है। दूसरा हरे रंग के कपड़े पहने एक नाजुक सुंदर युवती है। युवक बहुत हट्टा कट्टा है, जबकि युवती के चेहरे के भाव सुडौल हैं। उसकी सबसे आकर्षक बात उसकी कोमलता है। भाई यू, किन यू को देखकर हरे कपड़ों वाली युवती की आंखें चमक उठीं। वह झट से उसके पास दौड़ी। भाई यू, इस बार तो आप कई दिनों के लिए बाहर गए ही हैं। कुछ देर से मुझसे क्यों नहीं मिल रहे? युवती बुदबुदाई। जियो लू, मेरे फ्री होने तक रुको, मैं तुम्हारे साथ जरूर ज्यादा समय बिताऊंगी। किन यू ने प्यार से जियो लू के सिर पर हाथ फेरा। हरे वस्त्र पहने ये युवती कोई और नहीं बल्कि जियाओ लू है और उसके बगल में खड़ा युवक टाइशान है। भाई बहन ने लियान यान का शिष्य बनने का अनुरोध किया है। जियाओ लू को लड़ाई झगड़ा या हत्या करना पसंद नहीं है, इसलिए वह केवल अपनी आंतरिक तकनीक का अभ्यास कर रही है और आमतौर पर अपना समय पाइपिंग में बिताती है। उसकी कमर पर जो जेड पाइप है वह उसे किन यू ने उपहार में दिया था। तुम हमेशा कहते रहते हो कि जब खाली समय होगा तब आओगे, लेकिन तुम तो हमेशा व्यस्त रहते हो। भाई यू, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? जियाओ लू थोड़ी असंतुष्ट लग रही है। उसका भाई यू अक्सर कहता है कि जब खाली समय होगा तब उसके साथ समय बिताएगा, लेकिन भगवान ही जाने कब खाली समय होगा। थोड़ा ब्रेक ले लो। किन यू थोड़ा चौंका। 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक किन यू ने जितने ब्रेक लिए उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। उसने हमेशा कड़ी मेहनत करने का दृढ़ निश्चय किया है ताकि वह जल्द से जल्द अपने पिता की मदद कर सके और उनके लिए एक योग्य सहायक बन सके। जियाओ लू, बेवकूफी मत करो। टाइशान उसे डांटता है और फिर किन यू की ओर मुड़कर मुस्कुराता है। जियाओ यू, तुम मास्टर को ढूंढ रही हो, है ना? वह आंगन में आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले दादाजी लियान को ढूंढने जाऊंगा। किन यू उनसे विदा लेता है और फिर लियान यान के घर की ओर चला जाता है। हालांकि जियाओ लू अपनी आंखों से उसके पीछे पीछे चलती है। वह अपनी नाक थोड़ी सिकोड़ती है और कहती है, भाई यू हमेशा व्यस्त रहता है, उसे कब आराम मिलेगा? जियाओ लू लगभग 5 सालों से मिस्टी विला में रह रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानती है कि किन यू कितनी मेहनत से प्रशिक्षण लेता है। जियाओ लू, ऐसा मत कहो। जियाओ यू हमसे अलग है। हालांकि वह ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस का तीसरा बेटा है, उसने बाहरी अभ्यास चुना जो मार्शल आर्ट का सबसे कष्टदायक रास्ता है। मुझे याद है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने उसे लोहे के दानों में हाथ डालते देखा था। ताइशान को वह दृश्य याद आ रहा है जो उसने देखा था। लोहे के दानों को फावड़े से निकालना तभी प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था जब किन यू की उंगलियों की ताकत बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हो। अगर उसने शुरू से ही लोहे के दानों का इस्तेमाल किया होता तो उसकी उंगलियां खत्म हो जाती। टाइशान की आंखें आश्चर्य से भरी हैं। लोहे के दाने कुदाल से निकालते हुए उसकी उंगलियां ऐसी दर्द कर रही होंगी मानो सुइयां चुभ गई हों। उंगलियों के सिरे हृदय से जुड़े होते हैं। जियाओ लू, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। हालांकि उंगलियों की शक्ति का प्रशिक्षण उन अनगिनत सीमा प्रशिक्षणों में से एक था जो वह प्रतिदिन करता था। सुबह से शाम तक उसके द्वारा किया गया हर प्रशिक्षण मानव शरीर की सीमाओं को चुनौती देता था। उसका शरीर हमेशा से सीमाओं को चुनौती देने की पीड़ा सहता रहा है और वह 8 साल की उम्र से ही इस तरह का प्रशिक्षण ले रहा है। किन यू की पीठ पर अपनी नजरें गड़ाए टाइशान के मन में उसके लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। किन यू की पीठ पर अपनी नजरें गड़ाए जियो लू की आंखें चमक उठीं। उसके दिल में भाई यू हमेशा बेफिक्र, विशाल हृदय वाला और सूर्य की तरह गर्म रहता है। हालांकि ये भाई यू पूर्व विजेता राजकुमार का बेटा होने के बावजूद 8 साल की उम्र से ही शरीर की उन चरम यातनाओं को झेल रहा है। उल्कापिंड के आंसू होने के बावजूद अगर किन यू इसके सकारात्मक प्रभावों का लाभ उठाना चाहता है तो उसे एक शारीरिक सीमा तक प्रशिक्षण भी लेना होगा। उसे अपनी उंगलियों को तब तक प्रशिक्षित करना होगा जब तक कि वे टूटकर दर्द न करने लगें। उसे तब तक गहरी स्क्वैट्स करनी होंगी जब तक कि उसके पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन न हो जाए और उसका सिर जोर से धड़कने न लगे। केवल शारीरिक सीमा तक पहुंचने पर ही उल्कापिंड का आंसू अपनी अद्भुत शक्ति प्रकट करेगा। अगर वह कुछ पाना चाहता है तो उसे पहले भुगतान करना होगा। अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए किन यू ने बहुत अधिक कीमत चुकाई है।
लियान यान के आंगन में लियान यान एक डेक कुर्सी पर लेटा हुआ है, चाय पी रहा है और पल की शांति का आनंद ले रहा है। दादाजी लियान। किन यू की जानी पहचानी आवाज सुनते ही लियान यान इतना मुस्कुराता है कि उसकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं। वह किन यू की ओर मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जियाओ यू, तुम्हें देखना बहुत मुश्किल है। अभी भी उजाला है, फिर भी तुम ट्रेनिंग से लौट आए हो। लियान यान किन यू को देखकर अपनी खुशी को दबा नहीं पाता, ठीक वैसे ही जैसे एक दादा अपने पोते को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता। किन यू आंगन के दरवाजे से उसके पास जाता है। वह उस जलते हुए लाल क्रिस्टल को संभालने के लिए एक फोजिंग विशेषज्ञ ढूंढना चाहता है। स्वाभाविक रूप से जब वह एक फोजिंग विशेषज्ञ ढूंढना चाहता है तो सबसे पहले वह लियान यान से पूछने के बारे में सोचता है। B2C11 का अंत। पुस्तक 2 अध्याय 12 फोजिंग ग्रैंडमास्टर 2। दादाजी लियान, मुझे अयस्क का एक बेहद कीमती टुकड़ा मिला है। मेरे अनुमान के अनुसार यह उच्च शियान श्रेणी का अयस्क होना चाहिए। किन यू के पहले वाक्य से लियान यान अचानक चौंक गया। लियान यान की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह अविश्वास से किन यू को देखता है। काफी देर बाद वह कहता है, जियाओ यू, तुम इस मामले में मजाक नहीं कर सकते। उच्च जियान श्रेणी के अयस्कों का तो जियांटियन विशेषज्ञ भी सपना देखते हैं। इनसे बने हथियार वाकई लाजवाब होंगे। इस तरह के उच्च श्रेणी के अयस्क आसानी से कैसे मिल सकते हैं? कियान लॉन महाद्वीप के लोगों के लिए हथियार केवल साधारण श्रेणी के और शियान श्रेणी के हथियारों में विभाजित हैं। शियान श्रेणी को फिर 3 उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और अयस्कों के साथ भी यही बात लागू होती है। इतने प्रभावशाली पूर्वी विजेता राजकुमार के पास भी हथियार भंडारण गोदाम में केवल कुछ दर्जन हथियार ही छिपे हैं। उनमें से अधिकांश निम्न शियान श्रेणी के हैं, कुछ मध्यम शियान श्रेणी के हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही उच्च शियान श्रेणी के हैं। दादाजी लियान, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने परीक्षण के लिए युचांग तलवार से वार किया था, पर निशान तक नहीं छोड़ पाया। अगर यह उच्च शियान श्रेणी का नहीं है तो इसका क्या मतलब है? किन यू ने तुरंत समझाया। युचांग तलवार से काटते हुए तुम कोई निशान भी नहीं छोड़ पाए। लियान यान समझ गया, अगर युचांग तलवार भी निशान नहीं छोड़ सकती तो यह अयस्क का टुकड़ा जरूर उच्च शियान श्रेणी का है। जियाओ यू, यह अयस्क का टुकड़ा कैसा दिखता है? कितना बड़ा है? लगभग मुट्ठी भर। सामान्यतः अयस्क के टुकड़े का आकार उसके मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यह मुट्ठी के आकार का है तो यह एक छोटी तलवार या छोटे चाकू जैसे हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। मुट्ठी? किन यू आश्चर्य से कहता है। उन्होंने जो ज्वलंत लाल क्रिस्टल प्राप्त किया वह लगभग 1 मीटर ऊंचा और मानव जांघ जितना मोटा है। यह मुट्ठी से भी कहीं बड़ा है। क्या यह मुट्ठी से भी छोटा है? फिर तो इससे सिर्फ खंजर वगैरह ही कोई हथियार बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है। कम से कम तुम्हारे पास एक उच्च स्तरीय हथियार तो होगा। लियान यान हंसते हुए कहता है। अब उसके बगल में खड़ा किन यू उसकी बात समझ पाता है। वह हंसी रोक नहीं पाता। आप गलत हैं दादाजी लियान। मुझे जो अयस्क का टुकड़ा मिला है वह बहुत बड़ा है और एक छड़ जैसा दिखता है। यह 1 मीटर ऊंचा और इंसान की जांघ जितना मोटा है। यह मुट्ठी से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, किन यू ने हाथों से इशारा करते हुए कहा। लियान यान की आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। उसके गाल भी लाल हो गए। एक छड़, चाहे 1 मीटर ऊंची हो। लियान यान, किन यू नहीं है। वह कई और चीजों के बारे में सोचता है। अयस्क का इतना बड़ा टुकड़ा, और वह भी उच्च शियान ग्रेड का, शायद कई दर्जन हथियार बनाने के लिए काफी होगा। और वे उच्च शियान ग्रेड के सबसे अद्भुत हथियार होंगे, कम नहीं, कई दसियों हथियार। ये कैसा विचार है? बिल्कुल सच है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। किन यू को तब हैरानी होती है जब लियान यान बार बार पूछता रहता है। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लियान यान उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अगर आसमान से कोई पाई गिराई जाए तो किसी के लिए भी उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी करो, मुझे इसे देखने दो। लियान यान तुरंत किन यू से कहता है और किन यू तुरंत सहमति में सिर हिला देता है। फिर वह लियान यान को उस भूमिगत गुप्त कमरे में ले जाता है। भूमिगत गुप्त कमरे में लियान यान की आंखें चमक उठती हैं जब वह ज्वलंत लाल क्रिस्टल को देखता है। ज्वलंत लाल क्रिस्टल से हल्की लाल चमक निकलती है। ये बेहद चमकदार और साफ है, यहाँ तक कि क्रिस्टल के अंदर के कण भी दिखाई देते हैं। जैसे ही लियान यान ने क्रिस्टल का रूप देखा उसे एहसास हुआ कि यह अयस्क का टुकड़ा एक अनमोल खजाना है। इसकी तुलना में मोती और गोमेद भी फीके पड़ जाते हैं। लियान यान अपनी कमर को जोर से खींचता है। अचानक एक बैंगनी रंग की लचीली तलवार प्रकट होती है। वह अपने हाथ से हिलाता है और बैंगनी रंग की लचीली तलवार तुरंत पूरी तरह सीधी हो जाती है। फिर वह प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल जाती है और जलते हुए लाल क्रिस्टल पर वार करती है। जैसा कि अपेक्षित था, लियान यान की आंखें भयंकरता से चमक उठती हैं क्योंकि वह सीधे अपने सामने जलते हुए लाल क्रिस्टल को देखता है। मेरी बैंगनी कोर वाली लचीली तलवार भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का है। लियान यान एक तरफ किन यू की ओर मुड़ता है और गंभीरता से कहता है, जियाओ यू, इस अमूल्य खजाने को तुरंत राजसी भवन में ले जाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई शानदार हथियार चाहिए तो तुम फोजिंग ग्रैंडमास्टर श्री हेई से उन्हें बनवाने के लिए कह सकते हो। इतने बड़े क्रिस्टल के साथ जब तुम अपने हथियार और कवच बना लोगे तो निश्चित रूप से कुछ अवशेष बचेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को ये अवशेष देना कोई बुरा विचार नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? लियान यान की बातें सुनकर किन यू तुरंत सब कुछ समझ जाती है। इतने अनमोल अयस्क से बने हथियार निश्चित रूप से बेहतरीन हथियार होंगे। अगर ये हथियार उसके पिता को भेजे जाएं तो उसके पिता युद्ध में जरूर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे।
और किन यू को पैसों या खजानों की कभी परवाह नहीं होती। कोई बात नहीं, मुझे इस ज्वलंत लाल क्रिस्टल का सिर्फ 10वां हिस्सा चाहिए, बाकी मैं पिताजी को दे दूंगी, किन यू मुस्कुराते हुए बोली। किन यू को देखते हुए लियान यान की आंखें स्वीकृति से भर गईं। जियाओ यू, तुम इतनी छोटी हो लेकिन तुम इतने अनमोल खजाने से मोहित नहीं हो। तुम्हारा दिमाग वाकई आम लोगों के दिमाग से कहीं आगे निकल गया है। जब कोई इंसान इतने अनमोल खजाने के सामने बेफिक्र रह सकता है तो उस इंसान का दिमाग आम लोगों के दिमाग से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता। अगर एक मार्शल आर्टिस्ट को सफलता हासिल करनी है तो उसका दिमाग उसके मार्शल कौशल के साथ अच्छी तरह मेल खाना चाहिए। लियान यान की आंखों में भाव देखकर किन यू कहता है, दादाजी लियान, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए वरना मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये कहते हुए वह बहुत शर्मीला भी लग रहा है। ये देखकर लियान यान अपनी हंसी रोक नहीं पाता। इंसान को अपने मन को साधना चाहिए, क्योंकि वह मुश्किल दौर से गुजरा है। किन यू भी ऐसा ही इंसान है। हर बार जब वह किसी सीमा को पार करता है तो उसका मन प्रशिक्षित होता है और वह 8 साल की उम्र से ही सीमा प्रशिक्षण कर रहा है, इसलिए उसका मन आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। आमतौर पर अकेले रहने वाले लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वह स्वाभाविक रूप से चिंतन करेगा। जीवन के बारे में चिंतन करते हुए, अपने मूल्यों के बारे में चिंतन करते हुए, जितना अधिक वे चिंतन करेंगे उतनी ही अधिक गहराई से वे चीजों को समझ सकेंगे। किन यू भी ऐसा ही है। बचपन में वह अक्सर अकेला रहता था और अकेले ही तारों को देखता था। बाद में कुछ घटनाओं का अनुभव करने के बाद उसका मन पूरी तरह परिपक्व हो गया है। अब वह पूरी तरह से समझता है कि उसे कैसा इंसान होना चाहिए। उसके लिए दुनिया में खून से ज्यादा गाढ़ा या पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जहाँ तक धन और खजाने का सवाल है, अगर उसके पास पहले से ही अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो और ज्यादा पाने का क्या फायदा। जब 20,000 लियांग चांदी एक व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है तो 100,000 लियांग की चाहत का क्या मतलब है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लालची नहीं है। लोगों के सपने होते हैं। किन यू का भी एक सपना है। उसके लिए पारिवारिक प्रेम पहले आता है और उसके सपने बाद में। जहाँ तक उसकी अपनी जिंदगी की बात है, पारिवारिक प्रेम और सपनों के बिना जीना एक ज़ॉम्बी होने से अलग नहीं होगा। किन यू को हर बार एक सीमा पार करने के बाद होने वाला खून खौलने वाला एहसास पसंद है। उसे नजदीकी मुकाबले और जिंदगी मौत का फैसला होते ही होने वाली तीव्र भावनाएं पसंद हैं। किन यू का सपना है कि वह जिंदगी के अपने जुनून को उल्कापिंड की तरह जला दे। उसके लिए जिंदगी इसी तरह खून खौलती होगी। दादाजी लियान, क्या आपने इस ज्वलंत लाल क्रिस्टल को हवेली तक पहुंचाने के लिए किसी का प्रबंध किया है। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। लियान यान जल्दी से कहता है। गंभीर मामलों में उसे अपनी एकाग्रता जरा भी कम नहीं करनी चाहिए। वह तुरंत व्यवस्था करने चला जाता है। किन यू जलते हुए लाल क्रिस्टल को देखता है और सोचता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह क्रिस्टल पिताजी के लिए इतना उपयोगी होगा। इसे भी एक लाभ माना जा सकता है। फिर वह मुड़ता है और मुस्कुराते हुए गुप्त कक्ष से बाहर निकल जाता है। ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस की हवेली के एक अलग आंगन में इस समय तक काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जिनमें ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस के 3 बेटे लियान यान और मैनेजर जीमिन भी शामिल हैं। वहाँ 3 नंगे सीने वाले बड़े आदमी और एक काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी है। ये सभी बीच में जलते हुए लाल क्रिस्टल को देख रहे हैं। क्या इसे जाली बनाना संभव है, श्री हे? लियान यान ने काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी कोई जवाब नहीं देता। वह जलते हुए लाल क्रिस्टल के पास जाता है, अपनी आंखें चौड़ी करके क्रिस्टल के हर हिस्से को ध्यान से देखता है। उसका ध्यान पूरी तरह एकाग्र हो रहा है। उसे ऐसा करते देख किन यू और बगल में खड़े बाकी लोग जानबूझकर इस जाली ग्रैंडमास्टर को परेशान करने से कतराते हैं।